So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session we are going to start a very important chapter from examinations point of view और इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोग रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर दो चैप्टर्स को क्लियर कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जहां पर हमने बेसिक एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाई की। हम लोगों ने ये जाना कि चाहे ऑर्गेनिज्म कितना भी सिंपल हो, चाहे ऑर्गेनिज्म कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर तीन फेजेस के अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो फेज होगा उसे आप बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी ऐसे इवेंट जो कि मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से पहले टेक प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मेल गैमेट का बनना और फीमेल गैमेट का बनना, तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये आपका ऑब्वियसली गैमेटिक फ्यूजन से पहले होगा। देन आप इन गैमेट्स को पास लेकर के आएंगे फॉर द फ्यूजन पर्पस। तो गैमेट फॉर्मेशन और गैमेट ट्रांसफर, ये दोनों चीजें गैमेट फ्यूजन से पहले होती हैं, तो इन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में रखा जाता है। जैसे ही गैमेट्स पास आएंगे इनमें फ्यूजन हो जाएगी। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को आप बोलते हैं सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। तो वो एक अलग से इवेंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। और जब हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। अब डिप्लॉइड जाइगोट बन चुका है वाया फर्टिलाइजेशन, उसको डेवलप करना है, उसको काफी बहुत बेहतर तरीके से सेल डिवीजन करनी है, जिससे कि आपकी बॉडी का हर एक ऑर्गन, आपकी पूरी बॉडी को वो सिंगल सेल जाइगोट तैयार कर सके। तो जाइगोट के अंदर एक सेल है, लेकिन आपकी बॉडी के जो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अरबों सेल हैं, वो सारे के सारे जाइगोट माइटोटिक डिवीजन से बना सकता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यानी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। वहां पर भी हमने तीन चीजें पढ़ी कि सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसे है फ्लावर के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, आपका पॉलन ग्रेन कैसे बना एक पर्टिकुलर मेल स्ट्रक्चर के अंदर, और आपका फीमेल गैमेट कैसे बना फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद हमने गैमेट ट्रांसफर के दौरान पढ़ा कि पॉलन को कैसे ले जाया जाएगा फीमेल गैमेट तक, एंड अल्टीमेटली फिर हमने इनकी फर्टिलाइजेशन करा दी। फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बना वो जाइगोट कन्वर्ट हो गया आपका एम्ब्रियो में, जो आपका ओवरी थी वो कन्वर्ट हो गया इनटू फ्रूट, जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो गया आपका इनटू सीड, एंड जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर, वो कन्वर्ट हो गया था इनटू एंडोस्पर्म। ये बात है प्लांट की। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि जब हम प्लांट की स्टडी कर रहे थे हमने सबसे एडवांस प्लांट के बारे में बात कर ली, लोअर प्लांट्स आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव गॉन थ्रू द एंजियोस्पर्म्स। अब यहां पर भी जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो हम सबसे एडवांस एनिमल को कंसिडरेशन में लेते हैं, दैट इज ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर आज आप इन्हीं प्रोसेसेस को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप मेल का और फीमेल का, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन है, आपके इंपॉर्टेंट एक्सेसरी डक्ट्स कौन से हैं, और आपके ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। इन सब के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग ये जानेंगे कि मेल के अंदर स्पर्म्स कैसे बने और फीमेल के अंदर ओवम कैसे बने। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि स्पर्म और ओवम पास कैसे आए, यानी स्पर्म को अपनी बॉडी से फीमेल की बॉडी तक कैसे पहुंचाएगा मेल, यानी इंसेमिनेशन कैसे होगी। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे कि इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है और बेबी की डिलीवरी कैसे होती है। तो यहां पर भी वही तीन फेजेस है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो किसके ऊपर लगाएंगे, वो हम लगाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के ऊपर। तो हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एंड अदर देन दैट हम लोग थोड़ा सा इनकी गैमेटोजेनेसिस के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर, और अच्छी अच्छी बातों से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छी अच्छी बातें मतलब वो बातें जो हमें पहले से पता है, जो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन विच वी ऑलरेडी नो, क्योंकि इसी यूनिट के अंदर हम लोग दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होने वाली। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अभी भी वही है। री का मतलब होता है अगेन, एंड प्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते हो टू प्रोड्यूस। तो अगेन एंड अगेन जब आप प्रोड्यूस करते हो अपने जैसे ही ऑर्गेनिजम्स, अपने यंग वंस को, तो इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यानी अगर समझदार बच्चे की तरह आप लोग एक डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे टू गेट फुल मार्क्स, तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिजम्स बेसिकली मेक देयर यंग वंस।
और दे गिव राइज टू मोर मेंबर्स ऑफ इन देयर प्रोजेक्ट। ऐसा आप कह सकते हैं बेसिकली कि वो अपनी अगली जनरेशन को वहां पर बनाएंगे। तो ये रिप्रोडक्शन की जनरल डेफिनेशन हो जाती है कि रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ इंडिविजुअल्स जो है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन के अंदर खास बात क्या है, ह्यूमन के अंदर अगर आप देखोगे तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी एक उंगली काट के जमीन में उगाई और पूरा का पूरा हाथ डेवलप हो गया, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारे अंदर असेक्सुअल का नामो निशान भी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट लोअर ऑर्गेनिजम्स। हमारे अंदर प्लांट वाली फिजियोलॉजी नहीं है, हम बहुत अलग हैं, हम बहुत डेवलप्ड हैं। हमें हर जनरेशन कुछ ना कुछ सीखना है और अडेप्ट करना है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर विविपेरस इन नेचर, यानी कि हम डायरेक्टली यंग वंस को गिव राइज करते हैं, हम लोग डायरेक्टली बर्थ देते हैं, हम लोग अंडे वगैरह नहीं ले करते। सो वी आर नॉट ओविपेरस, वी डू नॉट ले एग्स। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्टली, हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने वॉम्ब में, अपने गर्भ में बच्चे को पालती हैं और डायरेक्टली ही उसकी बर्थ होती है, एक अंडे के अंदर वो नहीं आता। देन इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को अगर आप कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो सबसे पहला इवेंट क्या होगा, सबसे पहले गैमीट बनेंगे। तो गैमीटोजेनेसिस, गैमीटो का मतलब गैमीट एंड जेनेसिस का मतलब वही फॉर्मेशन। तो मेल के अंदर जो गैमीटोजेनेसिस होगा उस दौरान स्पर्म्स बनते हैं, तो इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल के अंदर ओवम बनता है एंड ओवम रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ बाय द वर्ड ऊ, डबल ओ। तो इसीलिए ओवम के बनने के प्रोसेस को फीमेल के अंदर oogenesis कहकर भी संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो गैमीट बन चुके हैं इनका ट्रांसफर होगा। अब फीमेल गैमीट जो है वो तो नॉन मोटाइल है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मेल्स हैं उनको अपने सीमेन को, अपने स्पर्म्स को कहां पहुंचाना होता है, फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर पहुंचाना पड़ता है, जहां से स्विम करके वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं इंसेमिनेशन। इन का मतलब क्या हुआ, इन का मतलब हो गया इनसाइड एंड सेमिनेशन, मतलब कि सीमन आपने अंदर डाल दिया है फीमेल बॉडी के। सीमन का मतलब स्पर्म्स भी हैं सीमन के अंदर एंड सेमिनल प्लाज्मा भी है, यानी स्पर्म के अलावा भी आपको कुछ चीजें चाहिए रहती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पर्म्स टू सर्वाइव। तो स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा यानी कि ओवरऑल सीमन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाएगा थ्रू पीनस ऑफ द मेल। इसे आप कहते हैं इंसेमिनेशन प्रोसेस, यानी अल्टीमेटली मेल अब फीमेल गैमेट के पास पहुंच चुका है। अब क्या हो जाएगा, अब फ्यूजन हो जाएगा गैमेट्स का, जाहिर सी बात है, जिसको आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो वही बात हो गई जो हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़ी थी कि गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट ट्रांसफर तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ गए, और फर्टिलाइजेशन आपका अलग से यहां पर देखने को मिल गया जब गैमीट पास पास आए। अब जब फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, जब स्पर्म्स पहुंच चुके हैं, ओवम भी आ चुका है एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर ये दोनों गैमीट फ्यूज कर लिए और जाइगोट बना बैठे। अब जाइगोट एक सिंगल सेल है तो वो डिवाइड करता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर दोनों सेल डिवाइड करते हैं तो 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 सेल बनते हैं, 8 से 16 सेल बनते हैं। तो इसी प्रकार से सेल डिवाइड करते जाते हैं और बना लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके कहां चिपक जाता है, मदर के वॉम्ब में, यानी फीमेल के वॉम्ब में चिपक जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जो अभी सेलुलर डिविजन्स हुई थी जाइगोट के अंदर, वो कुछ सेल्स बना बैठा है, तो वो जो आपका ब्लास्टोसिस्ट बना है बाय द डिवीजन ऑफ जाइगोट, वो ब्लास्टोसिस्ट जाके फीमेल के यूटेरस पे चिपक जाएगा और उसके ऊपर सेल्स की लेयर जो है चढ़ने लग जाएंगी, जिससे कि वो मदर के यूटेरस में बढ़िया तरीके से एम्बेड हो जाए, गड़ जाए उसके अंदर। इसे क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी डेवलपमेंट अब फीमेल के वॉम्ब के अंदर ही होगी, तो वहां पे ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना बहुत जरूरी है, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। अब एक बार अगर आपका ब्लास्टोसिस्ट चिपक गया है फीमेल के अंदर, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, यानी जो ब्लास्टोसिस्ट वहां पे आया था अब वो और ज्यादा डिवाइड करेगा और ज्यादा डेवलप करेगा। 32 सेल बने हुए थे लेट से, अब आपके 64 सेल्स बनेंगे, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024 एंड सो ऑन। इस हिसाब से सेल्स बढ़ते जाएंगे और लाखों सेल्स बन जाएंगे उस एम्ब्रियो के अंदर। और जितना भी टाइम एक एम्ब्रियो गुजारता है, वो आपका गेस्टेशन पीरियड है, यानी आप जितने महीने मां के गर्भ में गुजारते हैं, वॉम्ब में गुजारते हैं, यूटेरस में गुजारते हैं, दैट इज द गेस्टेशन पीरियड। जैसे कि ह्यूमंस के केस में 9 महीने होता है।
एंड जैसे ही आप फुल्ली डेवलप हो जाएंगे तो एक सिग्नल दे दिया जाएगा ब्रेन को और उस टाइम पर पार्चुरेशन हो जाएगी। पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब है डिलीवरी ऑफ द बेबी, कि अब जो आपका एम्ब्रियो था वो फुल्ली मैच्योर हो चुका है, अब आप इसे क्या कर सकते हैं, बाहर डिलीवर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। तो आपको इन सारे प्रोसेसेस के बारे में बात करनी है। सबसे पहले आप मेल और फीमेल गैमेट बनाएंगे, फिर उनको पास लाएंगे, उसके बाद उनका फ्यूजन कराएंगे, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब पूरी हो जाएगी तो बेबी को बाहर निकाल लिया जाएगा बाय द पार्चुरेशन प्रोसेस। ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स प्यूबर्टी के बाद ही होते हैं, यानी जब आप जवान हो जाते हैं उसके बाद ही ये सारे के सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। जब आप रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे तभी आप इन सारे प्रोसेसेस को कर पाएंगे, जाहिर सी बात है। मेल और फीमेल के अंदर काफी सारे रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं। जब आप पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस मेल के अंदर और फीमेल के अंदर तो आपको पता लगेगा कि बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एक डिफरेंस जो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, जो एनसीईआरटी के अंदर भी मेंशन है, कि मेल के अंदर, मेल अगर 70 साल का भी हो चुका है ना तो भी उसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन देखी जा सकती है। लेकिन फीमेल में क्या होता है, फीमेल में अगर आप देखेंगे तो ओवम प्रोडक्शन सीज हो जाती है 50 साल के आसपास ही, 55 साल के आसपास ही, यानी 50-55 साल के बाद मीनोपॉज आ जाएगा और मीनोपॉज के बाद कोई भी एग फीमेल रिलीज नहीं कर सकती। तो फीमेल 50 साल 55 साल के बाद जब एग्स आना बंद हो चुके हैं तो मां नहीं बन पाएगी, लेकिन मेल जो है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करता रहता है टिल 70 ईयर्स 75 ईयर्स एंड इवन आफ्टर दैट। काफी ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिनमें इनके बाद भी जो है स्पर्म प्रोडक्शन चलती रहती है। तो अल्टीमेटली दिस इज अ रिमार्केबल डिफरेंस, जहां पर गैमेट प्रोडक्शन कंटिन्यूज इन मेल एट अ वेरी लॉन्ग एज, लेकिन फीमेल के अंदर वो जो प्रोसेस है हॉल्ट हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है 50 साल की उम्र के ऊपर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को अगर आप कंसीडर करेंगे तो हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं सबसे पहले, उसके बाद ही हम गैमेटोजेनेसिस की तरफ बढ़ पाएंगे। जो पहला सिस्टम हमें पढ़ना है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जो सेकंड सिस्टम हमें पढ़ना है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद मेल एंड आफ्टर दैट वी विल डू द एनालिसिस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहां पर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा होगा, इसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले जो चीज प्रेजेंट रहती है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है जी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होता है गैमीट तैयार करना, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आप उसे कहते हैं जिसके अंदर आपके गैमीट बनेंगे, यानी स्पर्म कहां बनेंगे? टेस्टिस के अंदर बनेंगे। Second important thing, primary sex organs are also very important and responsible for the formation of sex hormones। यानी सेक्स हार्मोन्स जो बनते हैं मेल के अंदर, आप एंड्रोजन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल के अंदर आप लोग फीमेल सेक्स हार्मोन्स की बात करते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स की बात करते हैं, जैसे एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। वो सारे के सारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में ही बनेंगे। यानी मेल के अंदर ये हार्मोन्स कहां बनते हैं? टेस्टिस के अंदर, लेकिन फीमेल के अंदर ये हार्मोन्स बनेंगे ओवरी के अंदर। इसीलिए मेल में कहा जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके टेस्टिस को, और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है ओवरीज को। और ये सारा का सारा जो तामझाम है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपके पेल्विस रीजन में पाया जाता है, चाहे मेल की बात हो चाहे फीमेल की बात हो। लोअर एब्डोमिनल रीजन में आपके सारे ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। अब देखो यार, यहां पर पेयर्ड टेस्टिस तो हो गई कि आपकी बॉडी में दोनों साइड पे क्या प्रेजेंट मिलेंगी? टेस्टिस मिलेंगी। तो एक पेयर ऑफ टेस्टिस आपके पास प्रेजेंट है विच इज योर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो टेस्टिस है इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं कुछ एक्सेसरी डक्ट। डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो स्पर्म्स बने हैं इन्हें लेकर के जाएंगे थ्रू द एक्सटर्नल ओपनिंग। तो सबसे पहले जो चीज कनेक्टेड होती है टेस्टिस के साथ वो है रेटे टेस्टिस। तो नाम ही है टेस्टिस के साथ एसोसिएटेड, सबसे पहले रेटे टेस्टिस ही होगी। फिर इसके बाद आता है आपका वासा एफरेंशिया, फिर आता है आपका एपिडाइडिमिस एंड फिर आता है आपका वास डेफरेंस। ये चारों चीजें हमें देखनी है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ जनरलाइज्ड पर्सपेक्टिव। अभी हमें इन चीजों को याद नहीं करना है, सिर्फ इनके नाम हमें एक बार सुन लेने हैं, याद भी नहीं करने। आगे तो पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम सुन लो जिससे कि तुम आगे जब अगली स्लाइड्स पर पहुंचो तो तुम्हें सुने सुने लगे नाम। दैट्स इट।
याद करने का हमारे यहां पर कोई इरादा नहीं है। तो रेटे टेस्टिस है, यहां पर वासा इफ्रेंशिया है, एपिडाइडिमिस है एंड अल्टीमेटली वास डेफरेंस है। एक्सेसरी ग्लैंड की अगर आप बात करें, हमने जो आपको बताया था कि सीमन की जब आप बात करते हैं ना, तो सीमन के अंदर क्या था, सीमन जो एक मेल रिलीज करता है उसके अंदर स्पर्म्स तो हैं ही, ये तो बात करेक्ट है, लेकिन इसके साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा भी था, सेमिनल प्लाज्मा भी था। ये जो प्लाज्मा के कंपोनेंट्स रहते हैं ना, ये कौन बनाते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स बनाते हैं। जैसे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये एक ही होता है नंबर में, लार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल आपके दो होते हैं यानी पेयर्ड होंगे, एंड आपका काउपर्स ग्लैंड यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपके दो होंगे, ये भी पेयर में होगा। एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो आपको बाहर से दिखाई देता है, इट इज गोइंग टू बी पीनस। आप लोग इसे पेनिस बोलते आए होंगे, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज पीनस। तो आप यहां पर इस डायग्राम के अंदर एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, यहां पर देखो, यहां पर हम लोग एक लेजर पॉइंटर ले लेते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, दिस इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको आप क्या बोलते हो, पीनस बोलते हो, राइट। सो इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। इस पीनस का जो नीचे वाला पार्ट है, यानी जो सबसे ज्यादा एंड वाला पार्ट है, वो कैसा रहता है, बल्ज्ड रहता है, यानी थोड़ा सा आपका मोटा रहता है। तो अगर ये आपके पीनस की शाफ्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे आप बोलेंगे ग्लांस पेनिस या ग्लांस पीनस, ठीक है। और इसके ऊपर छोटा सा स्किन का फोल्ड रहेगा, स्किन का कवर रहेगा। इस स्किन के कवर को आप क्या बोलेंगे, इस स्किन के कवर को आप लोग बोलेंगे फोर स्किन, या फिर इसे आप प्यार से बोल सकते हैं प्रीप्यूस। फोर स्किन और प्रीप्यूस इज इट्स नेम, राइट। तो यहां पर देखो इस डायग्राम के अंदर एवरीथिंग इज एविडेंट एंड क्लियर कि ये तो आपके पीनस की शाफ्ट है, ये जो आपका एंटीरियर बल्ज्ड पार्ट है ये आपका ग्लांस पीनस कहलाया, और इसके ऊपर ये जो स्किन आपको दिखाई दे रही है दोनों एजेस पे, इट इज फोर स्किन, जिसको आप प्रीप्यूस भी बोल सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये टेस्टिस है, पिंक कलर से जो दिखाई दे रही है, दिस इज टेस्टिस। अब ये जो टेस्टिस है ये आपकी एक स्किनी पाउच के अंदर प्रेजेंट रहती है, जिसको आप स्क्रोटम कह करके बुलाते हो। आप इस स्क्रोटम को देखोगे कि ये लटका हुआ पाउच होता है, और इसके अंदर टेस्टिस आपकी डिसेंड हो जाती है। यानी जब आप एम्ब्रियोनिक फेज में हो तब तक ठीक है, लेकिन जब आप एक अच्छा खासा टाइम अटेन कर लेते हो मदर के वॉम्ब में, तो ये जो टेस्टिस हैं ये स्क्रोटम में लटक जाती हैं थ्रू इंग्विनल कैनाल। और ये लटकती क्यों है, जिससे कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका नॉर्मल बॉडी से कम रहे। यानी अगर आप देखोगे तो जो स्क्रोटम के अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उनका टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, एंड दैट लोअर्ड टेम्परेचर इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और इस टेस्टिस के अंदर हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, हमें स्पर्म बनाना है क्योंकि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, तो जाहिर सी बात है हमें यहां पर कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। वो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट को पूरा कौन करता है, आपका स्क्रोटम करता है, विच इज अ स्किनी पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो यार यहां पर, फिर यहां पर आपके क्या होंगे, एक्सेसरी डक्ट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे टेस्टिस के जस्ट बाद रेटे टेस्टिस, फिर आपका वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर आपका वास डेफरेंस। तो ये यहां से वास डेफरेंस निकला और ये कहां पहुंच गया, यूरिनरी ब्लैडर के भी ऊपर से चढ़ के, यूरिनरी ब्लैडर है इसके भी ऊपर से जाकर के ये सेमिनल वेसिकल जो कि आपका ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड, इसकी डक्ट के साथ फ्यूज कर गया। तो ये आपकी डक्ट है वास डेफरेंस की, और ये आपकी डक्ट है सेमिनल वेसिकल की। तो इसे क्या बोलते हैं आप, इजैक्यूलेटरी डक्ट। इजैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इजैक्यूलेशन करना या इजैक्यूलेट करने का मतलब है स्पर्म आपकी बॉडी से बाहर निकलना, यूरेथ्रल मिएटस से बाहर निकलना। तो यहां पर क्या होगा, इसे इजैक्यूलेटरी डक्ट क्यों बोला, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो बने मेरे भाई टेस्टिस के अंदर, फिर रेटे टेस्टिस में गए, वासा इफ्रेंशिया में गए, एपिडिडाइमिस में गए, फिर वास डेफरेंस के थ्रू होते होते यहां पे इसने सिक्रीशन ली किसकी, सेमिनल वेसिकल की। भाई सेमिनल प्लाज्मा भी तो चाहिए ना, तभी तो सीमन बनेगा। तो सेमिनल प्लाज्मा के लिए यहां से सिक्रीशन उठाई और अल्टीमेटली आपका यहां पर इस यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू ओपन हो गया। यहां पर जो ये छेद है, ये जो ओपनिंग है, इसे आपने क्या बोला, यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। ओके, यूरेथ्रल मिएटस क्यों बोला, क्योंकि ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरेथ्रा आ रहा था उसी की ओपनिंग है यूरेथ्रल मिएटस। इसीलिए मेल में सुसु करने का पोर यानी कि आपका यूरिनल पोर एंड आपका स्पर्म इजैकुलेट करने का पोर कोई अलग नहीं है, एक ही पोर है, दोनों चीजें यूरेथ्रल मिएटस से ही बाहर निकलती हैं। ये बात आपको अभी समझ लेनी है।
ओके, तो इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, सिर्फ ये हमें यहां पर पढ़ना था, क्योंकि ये इसी डायग्राम के अंदर गिवन है। एनसीईआरटी में जो सेकंड डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें इजैकुलेटरी डक्ट आपको ठीक से नहीं दिखाई देगी। ओके, तो दिस इज अबाउट द इजैकुलेटरी डक्ट। ये आपका सेमिनल वेसिकल है, दोनों साइड में प्रेजेंट होंगे तो दो हो जाएंगे। ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, काफी बड़ा है ना, ये आपका बल्ज प्रोस्टेट ग्लैंड है, सिंगल ही होता है, एक ही होगा। तो यहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड लिखा होगा, ये आपका एक है नंबर में। एंड ये आपके छोटे छोटे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसके नीचे छोटे छोटे से बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये भी आपके दो होंगे। इसमें तो दो साफ साफ दिखाई ही दे रहे हैं। ये आपके क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड्स। ये आपका पीनस है, जो कि क्या है, ये जो आपका पीनस है एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंड ये आपका टेस्टिस है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड इसके अलावा आपको यहां पर एक्सेसरी डक्ट नहीं दिखाए गए हैं, सिर्फ वास डेफरेंस दिखाई गई है। बचे हुए एक्सेसरी डक्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहां पर हमने क्या देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, फीमेल का भी पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होगा। वहां पर क्या क्या चीजें हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी मेल का पीनस, उसके बाद है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस, जो कि पेयर में प्रेजेंट होंगे। एक्सेसरी ग्लैंड्स होंगे जैसे सेमिनल वेसिकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसे काउपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है, एंड योर प्रोस्टेट ग्लैंड। नंबर इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट एक होगा, बाकी दोनों दो दो होंगे। एंड आपके एक्सेसरी डक्ट, इन डक्ट्स में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इन डक्ट में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीक्वेंस से बनेगा, सिर्फ कि आपका रेटे टेस्टिस पहले आया कि वासा इफरेंशिया पहले आया कि वासा डिफरेंस पहले आया, आपको ये याद करना है, जो कि मैं आपको अभी करा दूंगा क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हुई। ओके, सो अभी याद करने का पूरा काम हमारा रहता है। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की, एक एक करके चलेंगे। पहले टेस्टिस, फिर एक्सेसरी डक्ट, फिर एक्सेसरी ग्लैंड, एंड देन फिर आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो टेस्टिस क्या है, आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि ये स्पर्म भी बनाता है यानी गैमीट भी बनाता है, एंड टेस्टोस्टेरोन भी बनाता है यानी आपके एंड्रोजन्स भी बनाता है, यानी सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है मेल के केस में। टेस्टिस जो है दे आर फॉर्म्ड विद इन एब्डोमेन। टेस्टिस एब्डोमेन रीजन में बनते हैं, लेकिन जब आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही होती है उसके 8 मंथ में, यानी जब मदर 8th मंथ प्रेग्नेंट है, जब आप अच्छा खासा डेवलपमेंट शो कर चुके हो मदर के वॉर्म के अंदर, तब ये डिसेंड हो जाते हैं, यानी ये लटक जाते हैं इनटू द स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम थ्रू द इंग्विनल कैनाल। यानी यहां पर समझ लीजिए इस एब्डोमिनल रीजन में, ओके बहुत गौर से सुनना यार, ये एब्डोमिनल रीजन है, यहां पर समझ लीजिए आपका प्रेजेंट था क्या, आपका टेस्टिस। अब ये इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू ना, इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये टेस्टिस यहां पर लुढ़क गया नीचे की साइड, जहां पर एक स्किनी पाउच प्रेजेंट था, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप स्क्रोटम बोलते हो। यानी इस इंग्विनल कैनाल के थ्रू जो टेस्टिस था ये स्क्रोटम में पास कर दिया जाता है एट द 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अगर टेस्टिस नहीं डिसेंड करता है तो बीमारी हो जाती है क्रिप्टोरकाइडिज्म। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि अगर ये टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं प्रेजेंट होगी तो आपका जो टेम्परेचर है जो आपको चाहिए कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, वो नहीं हो पाएगा। अगर टेस्टिस एब्डोमेन में ही प्रेजेंट है तो टेम्परेचर तो नॉर्मल रहेगा, हमें कम टेम्परेचर चाहिए। तो अगर टेस्टिस यहां प्रेजेंट है ना एब्डोमेन में, तो इसके अंदर कोई स्पर्म नहीं बनेगा, तो आप क्या हो जाओगे, स्टेराइल हो जाओगे। इसीलिए अगर किसी बच्चे में ये केस देखने को मिलता है कि इसकी टेस्टिस डिसेंड नहीं हुई है स्क्रोटम के अंदर, तो क्या किया जाता है, डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है, अल्टीमेटली डॉक्टर सर्जरी करके इसे डिसेंड करवा देते हैं। ओके, इन सम केसेस द लो टेम्परेचर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए आपको अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तब स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है स्क्रोटम आपको वो कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कांटेक्ट में रहता है राइट एनवायरमेंट के। अल्टीमेटली एक पतला सा सैक है, बाकी पूरी बॉडी के ऊपर तो मोटी सी स्किन है, ये एक पतला सा स्किनी सैक है, तो इसमें टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। तो अल्टीमेटली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये आपके पेयर्ड टेस्टिस के बारे में एक नॉर्मल सा ओवरव्यू था। अब स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप यहां पर देखें तो टेस्टिस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। टेस्टिस के अंदर काफी सारे लगभग 250 के आसपास कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको आप बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी लोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा एक क्या है, आपका लोब्यूल है, ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है, ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो इतना बड़ा है लोब्यूल, तो
इतने बड़े लोब्यूल्स 200 से 250 तो नहीं हो सकते टेस्टिस के अंदर। ये आपको सिर्फ एक साइड दिखाई हुई है, पूरा का पूरा टेस्टिस विच इज लाइक ओवल इन नेचर, उस पूरे के अंदर ये भरे रहेंगे, लेयर वाइज भरे रहेंगे। तो 250 के आसपास आपके कंपार्टमेंट होते हैं। एक रेंज अगर ले तो 200 से 250 आपके कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हो। और इस हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 आपके हाईली कॉइल्ड क्या मिलेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगे। तो ये जो आपको अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसका नाम क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एक भी हो सकती है एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, 3 भी हो सकती है। जैसे यहां पर आपको एक दिखाई हुई है, तो एक आपकी क्या है यहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आपको दिखाई हुई है, विच इज हाईली कॉइल्ड इन नेचर। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, यहां बनते हैं मेरे दोस्त स्पर्म। तो यहां पर होती है आपकी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्म आपके यहां पर बनेंगे। आप समझ लीजिए यहां पर आपके स्पर्म बने तो सबसे पहले ये जो स्पर्म है कहां पर जाएंगे, सबसे पहले ये जो स्पर्म है कहां जाएंगे, टेस्टिस से मिलता जुलता नाम कौन सा है, रेटे टेस्टिस। तो ये जो यहां पर आपको जंजाल दिखाई दे रहा है रेटे टेस्टिस, सबसे पहले इसमें जाएंगे, तो इसको मैं नंबर 1 मार्क कर देता हूं। अब ये जो रेटे टेस्टिस है, इसके बाद कहां पर जाएंगे, रेटे टेस्टिस के बाद आपको यहां पर एक ट्यूब दिखाई दे रही है, जो मैं स्काई ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ओके, विच इज कॉल्ड एज वासा इफरेंशिया। ये जो वासा इफरेंशिया, ये इस टेस्टिस के नॉर्मल लेवल को छोड़ चुकी है। टेस्टिस आपका यहां तक है ना, ओवल इन शेप, इसको त्याग के बाहर जा चुकी है। जो स्काई ब्लू कलर की मैं रेंज आपको दिखा रहा हूं, ये टेस्टिस से बाहर निकल चुकी है। तो इट इज द सेकंड पार्ट जिसके अंदर स्पर्म पहुंचेंगे। तो पहले रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफरेंशिया। फिर इस वासा इफरेंशिया के बाद अगर मैं यहां पर ब्लैक कलर ले लूं, तो वासा इफरेंशिया के बाद यहां पर पहुंच जाएंगे आपके स्पर्म्स। तो ये जो आपके रीजन्स हैं, इनको आप क्या बोलेंगे, इनको आप लोग बोलेंगे एपिडाइडिमिस, राइट। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको आपने बोला हेड ऑफ एपिडाइडिमिस। ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक आपका हेड। फिर उसके बाद क्या है आपकी मेन बॉडी ऑफ एपिडाइडिमिस, ये रीजन। एंड सबसे एंड में जो प्रेजेंट रहेगा, इट इज द टेल ऑफ एपिडाइडिमिस, यहां तक। एंड अल्टीमेटली यहां पर क्या हो जाएगा, एपिडाइडिमिस के बाद ओपन हो जाएगा आपका ये एपिडाइडिमिस आगे जाके वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस आपका कहां पहुंच रहा था, आपको पता है, यूरिनरी ब्लैडर के भी ऊपर से जाके कंबाइन हो रहा था सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ। तो जो तीसरा पार्ट है, ये है यहां पर आपका एपिडाइडिमिस। और चौथा जो लास्ट है यहां पर, वो है आपका वास डेफरेंस। तो अगर आप बात करें अ पर्टिकुलर सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो एक जो टेस्टिस है, इसके अंदर 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और हर लोब्यूल के अंदर 1, 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या बना, स्पर्म बना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद कहां जाएगा, टेस्टिस का पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर बन रहे थे स्पर्म, तो ये रेटे टेस्टिस में जाएगा, क्योंकि रेटे टेस्टिस भी टेस्टिस का ही पार्ट है। लेकिन अगले जो पार्ट है वो टेस्टिस को छोड़ चुके हैं। ये ग्रीन वाला रेटे टेस्टिस टेस्टिस का पार्ट है, लेकिन अब देखो ये टेस्टिस को छोड़ चुका है। कौन सा पार्ट, ये आपका वासा इफरेंशिया। तो क्या होगा, इसके नाम में अब टेस्टिस नहीं आएगा, अब ये कहां जाएगा, वासा इफरेंशिया में जाएगा। वासा इफरेंशिया में जाने के बाद कहां जाएगा, एपिडाइडिमिस में जाएगा, एपिडाइडिमिस में जाएगा। और एपिडाइडिमिस में जाने के बाद कहां जाएगा, वास डेफरेंस में जाएगा। और वास डेफरेंस के बाद ओपन हो जाएगा एज इजैक्यूलेटरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिल जाएगा, इजैक्यूलेटरी डक्ट बना लेगा। एंड अल्टीमेटली आपका यूरेथ्रल मिएटस के थ्रू ओपन होकर के स्पर्म्स बाहर चले जाएंगे फीमेल की बॉडी के अंदर इन इट्स वजाइनल ट्रैक्ट। तो ये आपका सीक्वेंस है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे डबल राइट मार्क मैं कर दे रहा हूं कि आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बने, कहां जाएंगे, रेटे टेस्टिस, वासा इफरेंशिया, एपिडाइडिमिस एंड वास डेफरेंस। ये आपका ओवरऑल सीक्वेंस है, जो कि हम इस डायग्राम के अंदर ठीक तरीके से समझ भी चुके हैं। ओके, अब देखो टेस्टिस जो है ये ओवल है शेप में, साफ साफ दिखाई दे रही है। हम लोग अगर यहां पर आउटलाइन बनाकर देखें, देन इट इज ओवल इन शेप, वी नो दैट वेरी वेल। अगर इसके डायमेंशन की हम लोग बात करें, तो हमें सिर्फ 2 से 5 तक नंबर याद रखने हैं। 2, 3, 4, 5। 2, 3 तो है इसकी विड्थ, यानी ये जो चौड़ाई है 2 से 3 सेंटीमीटर है। और अगर आप लंबाई की बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 4 से 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो 2 से 3 क्या है इसकी विड्थ, 4 से 5 है इसकी लेंथ। हर टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल है, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो कि आपको डायग्राम में दिखे थे। अब क्या हो जाएगा, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना,
इट इज लाइंड इंटरनली विद स्पर्मेटोजेनिक सेल। स्पर्मेटोजेनिक मतलब स्पर्मा मतलब स्पर्म, जेनिक मतलब जनरेट करने वाला, यानी स्पर्म को जनरेट करने वाले सेल, जिनको आप स्पर्मेटोगोनिया भी बोलोगे या मेल जर्म सेल भी बोलोगे। यानी ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, तो इसके अंदर कोई स्पर्म को जनरेट करने वाला डिप्लॉयड सेल भी तो प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आपके स्पर्म मदर सेल भी आप इन्हें बोल सकते हैं। यहां पर स्पर्म मदर सेल के साथ सर्टोली सेल भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप सपोर्टिंग सेल बोलते हो, जो कि डेवलपिंग स्पर्म्स की मदद करते हैं, उनको नरिश करते हैं, खाना पीना पालन पोषण करते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर इंटरनली दो सेल होंगे, दो टाइप के सेल होंगे, स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल, जो कि उनकी हेल्प करेंगे। और ये जो सर्टोली सेल है ये शेप देते हैं आपके स्पर्म्स को, यानी स्पर्म जब इनिशियली बनते हैं तो दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटिड, जो कि गोल गोल होते हैं, लेकिन असलियत में स्पर्म आपको पता है पतला और लंबा होता है। तो गोल स्पर्मेटिड से पतला और लंबा स्पर्म बनाने के लिए हेल्प कौन करता है उनको? सर्टोली सेल। एंड नरिशमेंट भी देते हैं, इनको खाना पीना भी देते हैं, जिससे कि डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया अच्छे तरीके से स्पर्म्स बना सके। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये जुगाड़ प्रेजेंट है। तो बाहर क्या प्रेजेंट है? बाहर आपका कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ना। अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये सेल प्रेजेंट है, समझ लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर दो टाइप के सेल हैं, तो इसके बाहर जो स्पेस है इसको आप क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो। तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है मेरे भाई, इसमें भी आपके कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे ना। तो यहां जो दो प्रकार के सेल प्रेजेंट हैं अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर दो टाइप के सेल्स कौन कौन से हैं? पहला आपका मेल जर्म सेल, जिसको आप स्पर्म मदर सेल भी बोल सकते हो, या आप लोग स्पर्मेटोगोनिया भी बोल सकते हो, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। और यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके सर्टोली सेल, जो कि आपके सपोर्टिंग सेल्स या फिर नरिशमेंट प्रदान करने वाले सेल होते हैं। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको आप लेडिंग सेल भी बोलते हो प्यार से। इन लेडिंग सेल्स का काम क्या रहता है? लेडिंग सेल आपके सिंथेसाइज करते हैं एंड्रोजन्स को, यानी कि आपके टेस्टोस्टेरॉन को, जो मेल सेक्स हार्मोन्स है ना, उनको बनाने का काम कौन करेगा? लेडिंग सेल करेगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर तो दो प्रकार के सेल थे, बाहर अगर आप देखेंगे तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको कुछ सेल्स मिलेंगे और उसके साथ कुछ और कंपोनेंट भी मिलेंगे, जैसे स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है फॉर द वस्कुलैरिटी, जो कि वहां पर ऑक्सीजन वगैरह लेकर के आएंगी। इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट है और लेडिंग सेल प्रेजेंट है, जो कि एंड्रोजन बनाएंगे या फिर टेस्टोस्टेरॉन बनाएंगे। और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल प्रेजेंट है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मतलब आपके ऐसे लिम्फोसाइट प्रेजेंट रहेंगे, आपके कुछ ऐसे लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, जो कि किसी एंटीजन के आने पर, किसी फॉरेन पार्टिकल के आने पर इम्यून रिएक्शन दिखा सकें, उनको इरेडिकेट कर सके, उनको किल कर सके। तो ऐसे कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएं, वो प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी। अब यहां पर इस डायग्राम को बहुत गौर से देखो, मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आउटलाइन, ये जो आउटलाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है मेरे भाई? ये आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये आपका एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो आपकी दूसरी लाइनिंग में ड्रॉ कर रहा हूं, दूसरा यहां पर मैं जो आउटलाइन बना रहा हूं, ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है अकॉर्डिंगली। तो जितनी भी मैंने यहां पर आउटलाइन बनाई है, इन सबको आप लोग क्या बोल सकते हो? इन सबको आप लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल सकते हो। ये भी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये भी आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, एंड सो ऑन। तो इसके अंदर कौन कौन से सेल प्रेजेंट रहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है मेरे भाई? दो प्रकार के सेल्स हैं। एक यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि एक यहां पर है आपका ये वाला सेल, और एक है आपका ग्रीन कलर का गोल गोल सेल, जो कि आगे चल के स्पर्म में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इसको आपने क्या बोल दिया? इसको आपने बोल दिया स्पर्मेटोगोनिया। ये जो गोल गोल सेल है, इन्हें आपने स्पर्मेटोगोनिया बोल दिया। स्पर्मेटोगोनिया क्यों बोला? क्योंकि डिवाइड करके स्पर्म बना लेंगे इस प्रकार के। तो ये तो आपका फुल फ्लेजेड स्पर्म है, जिसको आप स्पर्मेटोजोआ बोलते हो। स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में ना, आज के लेक्चर में। स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्म, जोआ मतलब ये मोटाइल हो गया है, जोआ मतलब रिलेटेड टू एनिमल्स, यानी कि मोटाइल हो गया है। मोटाइल का मतलब बढ़िया डेवलप हो चुके हैं, टेल,
तभी ये स्पर्म होगा। गोल मटोल होगा तो इसे स्पर्म नहीं बोलोगे, तो ये स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डिवाइड करके स्पर्म बनाएगा। और इसके अलावा यहां पर प्रेजेंट है आपके सर्टोली सेल, ठीक है, जो कि यहां पर अलग से दिखाई दे रहे हैं। दो प्रकार के सेल है। बाहर अगर आप देखोगे मेरे भाई, तो बाहर आपके क्या है, इंटरस्टिशियल सेल है, जिनको आप प्यार से लेडिग सेल भी बुलाते हो। बाहर यानी इस स्पेस के अंदर। अब मैं यहां पर इसे ग्रीन से मार्क कर देता हूं, जिससे अलग से आपको दिखाई दे। ये जो ग्रीन कलर का रीजन है मेरे दोस्त, ये जो ग्रीन कलर का रीजन आपको इन सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का सेल कौन सा है, ये ग्रीन कलर का सॉरी स्पेस कौन सा है? इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। जाहिर सी बात है, इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जिसके अंदर लेडिक सेल प्रेजेंट होंगे या इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहां पर आपको स्मॉल ब्लड वेसल्स का भी नाम लिया गया था, उनको वहां पर कैपिलरी लिखा गया है। एंड अदर देन दैट आप लोग इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स भी यहां पर बना सकते हो। ये तीन चीजें यहां पर प्रेजेंट होंगी। ऑलराइट, तो अभी तक हमने क्या देखा, एक टेस्टिस है, उस टेस्टिस के अंदर 250 के आसपास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। उस ट्यूब्यूल के अंदर, हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल हैं, सर्टोली सेल और आपके स्पर्मेटोगोनियम या फिर स्पर्म मदर सेल या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने वाले सेल, जिनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। इनके बाहर जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उसमें प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल सेल यानी लेडिक सेल, कुछ ब्लड वेसल्स एंड सम इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि अगर कोई एंटीजन आता है तो उसके खिलाफ एक रेस्पॉन्स जाहिर कर सकते हैं। ये आपको यहां पर डायग्राम दिखा। अब देखो यार, इसको थोड़ा क्लियरली देख लेते हैं, तभी जानबूझ के अलग से लगाया है। ये आपको तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दे आर स्पर्मेटोजोआ। जोआ का मतलब आपको बता दिया, ये एक्चुअल स्पर्म है, ये आपका हैप्लॉइड स्पर्म है। जबकि यहां पर अगर आप देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, तो ये आपके गोल मटोल वो सेल्स हैं जो कि डिवाइड करके स्पर्म बनाएंगे, तो ये डिप्लॉयड है क्योंकि ये मदर सेल है। मदर सेल वो होते हैं जो मियोसिस करते हैं, तो स्पर्मेटोगोनियम जब मियोसिस करेंगे तब स्पर्मेटोजोआ बनेगा। तो यहां पर मियोसिस लिख भी देते हैं, बढ़िया, आपको याद रह जाएगा। इंटरस्टिशियल सेल जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट है, इनको आप क्या बोलते हो, लेडिक सेल भी बोलते हो। और इन लेडिक सेल्स का काम क्या है, इन लेडिक सेल का काम है आपके हार्मोन्स तैयार करना। कौन से हार्मोन तैयार करना, मेल सेक्स हार्मोन तैयार करना, जैसे एंड्रोजन्स, एंड द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल इज टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा यहां पर सर्टोली सेल है, जिनको आप सपोर्टिंग सेल या नर्स सेल्स भी बोलते हो, जो कि नरिश करते हैं आपके डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनियम को। ये आपको देखने को मिले। डन। तो ये जो आपका एक आउटलाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसके बाहर जो रेड कलर से दिखाया हुआ है या पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ये है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज योर इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ये आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में सारी चीजें हैं, यानी टेस्टिस के बारे में। अब आप बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की। अब एक्सेसरी डक्ट्स में हम ऑलरेडी डायग्राम के अंदर काफी सारी चीजें देख चुके हैं, जस्ट एक बार रिवीजन लेना है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले आता है रेटे टेस्टिस, क्योंकि ये टेस्टिस का ही पार्ट है। अब ये जो टेस्टिस है ना, यहां तक है गोलाई में, तो यहां पर देखो, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बना, जो कि मैंने रेड कलर से मार्क किया है। अब ये कहां जाएगा, एक आपकी इररेगुलर कैविटी के अंदर चला जाएगा, यानी एक यहां पर जंजाल सा बन रहा है, इसके अंदर चला जाएगा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रेटे टेस्टिस। तो सबसे पहले इसके अंदर गया आपका स्पर्म, और जैसे जैसे इन डक्ट्स के थ्रू जाता जाएगा ना स्पर्म, रेटे टेस्टिस से, वासा एफरेंशिया से, एपिडाइडमिस से, वास डेफरेंस से, तो स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये डक्ट्स क्या काम करते हैं, ये स्पर्म का ख्याल भी रखते हैं और उनको मोटाइल भी बनाते हैं, उनके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन में भी हेल्प करते हैं। और इन डक्ट्स की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, ये जो डक्ट्स हैं इनकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है, एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय एंड्रोजन्स, यानी आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वही इन डक्ट की एक्टिविटी का भी ख्याल रखता है। और ये जो आपके डक्ट्स हैं, इनके थ्रू जब स्पर्म गुजरता है तो मोटिलिटी पे फर्क पड़ेगा, मोटिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके स्पर्म जितने मोटाइल होंगे उतने हेल्दी माने जाएंगे, प्लस उनकी मैच्योरेशन भी होगी। तो रेटे टेस्टिस आपका सबसे पहले है, जो कि टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है एक्चुअली।
लेकिन इसके बाद जो आता है आपका वासा इफरेंशिया, ये जो डक्ट्स है, यहां पर डायग्राम थोड़ा सा मिसलीडिंग है, इसको आप बाहर की साइड बनाइएगा। ये जो वासा इफरेंशिया है, इनको हम यहां पर दिखा देते हैं, ये टेस्टिस को छोड़ देते हैं, राइट। सो वासा इफरेंशिया जो है ये पतले पतले ट्यूब्यूल्स हैं जो कि टेस्टिस को छोड़ देते हैं। यहां पर हम इसको दिखा दे रहे हैं, ये आपका क्या है, वासा इफरेंशिया है। यहां पर सेकेंडली क्या गया, आपका स्पर्म चला गया, तो टेस्टिस इसने छोड़ दिया है। अब वासा इफरेंशिया के बाद कहां चला जाएगा स्पर्म, वासा इफरेंशिया के बाद चला जाएगा आपका एपिडाइडमिस में। तो ये आपका एपिडाइडमिस है, इनिशियल पार्ट, जिसको आपने हेड बोल दिया। फिर आपकी मेन बॉडी हो गई, बॉडी ऑफ एपिडाइडमिस, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका टेल ऑफ एपिडाइडमिस यहां पर देखने को मिला। तो दिस ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर इज योर एपिडाइडमिस, जहां पर थर्ड नंबर पे स्पर्म जाएगा। एंड चौथे नंबर पे आप अगर यहां पर बात करेंगे तो मैं स्काई ब्लू कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ये जो आपकी डक्ट है ये सीधा आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर पहुंचेगी और सेमिनल वेसाइकल के डक्ट के साथ फ्यूज करेगी। तो इसको हमने क्या बोला, वास डेफरेंस बोला। चौथे नंबर पे इसमें स्पर्म जाएगा। तो 1 2 3 4 सीक्वेंस याद हो गया। टेस्टिस के अंदर रेटे टेस्टिस है, सबसे पहले उसमें जाएगा, फिर आपका वासा इफरेंशिया, देन एपिडाइडमिस, देन आपका वास डेफरेंस, काफी बार पढ़ चुके हैं। तो एपिडाइडमिस क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है टेम्परेरीली, और ये प्रेजेंट होता है अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, क्योंकि अकेली ऐसी चीज है जो कि पीछे से होती हुई जा रही है, राइट। ये आपका ऊपर से नहीं बल्कि नीचे तक भी टेस्टिस के ये जो पोस्टीरियर सरफेस है ना, यहां तक भी जा रही है। दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस, यहां तक भी जा रही है आपकी कौन, एक ही चीज घूम करके, दैट इज एपिडिडाइमिस। वास डेफरेंस ये एब्डोमेन में ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा और यूरिनरी ब्लैडर के भी ऊपर पहुंच जाएगा, और किसके साथ फ्यूज करेगा, विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल। ये महिमा है किसकी, वास डेफरेंस की। तो ये पूरे सीक्वेंस में प्रेजेंट है, सबसे पहले रेटे टेस्टिस, फिर वासा इफरेंशिया, फिर एपिडाइडमिस, फिर वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस जो है सेमिनल वेसाइकल की डक्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा और इजैक्यूलेटरी डक्ट बनाएगा, जिसको आप कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि दो डक्ट्स वहां पर कंबाइन कर रही हैं। अब देखो, सबसे पहले ये जो टेस्टिस थी, इसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बना, फॉर्म्ड। उसके बाद कहां गया, रेटे टेस्टिस के अंदर, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ टेस्टिस, राइट। ये तो आपने टेस्टिस का ही पार्ट है। रेटे टेस्टिस के बाद कहां गया था, वासा इफरेंशिया। तो देखते हैं, वासा इफरेंशिया आ गया। इस पॉइंट पर इन पतले पतले ट्यूब्यूल्स पर लीव कर दिया था टेस्टिस को वासा इफरेंशिया में। फिर आपका क्या है, जो पोस्टीरियर सरफेस तक भी फैल रहा था, एपिडाइडमिस, जो आपका एपिडाइडमिस का हेड बना रहा था, बॉडी बना रहा था एंड टेल बना रहा था। तो ये आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस तक भी पहुंच रहा था। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे जो पोस्टीरियर सरफेस तक जो चीज पहुंच रही है ना नीचे तक, ये आपकी एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस के बाद वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस जो है ये लूप कर देता है ओवर एब्डोमेन, ओवर एब्डोमेन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से देखो एक लूप बना के एब्डोमिनल रीजन में चढ़ गया है और जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके भी ऊपर तक पहुंच गया है, दैट इज वास डेफरेंस। उसके बाद ये जाएगा कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में, क्योंकि ये क्या है, ये आपका वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस। यहां पर आपका ये सेमिनल वेसाइकल है, इस सेमिनल वेसाइकल की जो डक्ट है इसके साथ फ्यूज हो जा रहा है आपकी वास डेफरेंस की डक्ट। तो यहां पर आते आते क्या कहलाया, ये कहलाया कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट बना बैठा सेमिनल वेसाइकल के साथ आकर के, सेमिनल वेसाइकल के साथ फ्यूज करके, एंड कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा, ये वाला पार्ट जो कि पीनस के बीच में से जा रहा है, दैट इज यूरेथ्रा, एंड जो छेद है जिससे ओपनिंग होती है, दैट इज यूरेथ्रल मिएटस। ये जो आपका है यूरेथ्रल मिएटस, ये यहां पर मौजूद है। तो स्पर्म भी आपको एक आता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्पर्म कहां से कहां मूव करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना और यूरेथ्रल मिएटस से बाहर चला गया। यह आपका पूरा का पूरा पाथवे है, कंडक्शन है, रूट है स्पर्म्स का। और ये क्वेश्चन आता है और बाकायदा आया है, कई बार आया है, रिपीट हो होकर आया है और आएगा भी। इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा, इस चीज को आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा, दैट इज द श्योरिटी। डन। अब देखो यार, यूरेथ्रा रिसीव्स द डक्ट ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड। यहां पर ये जो यूरेथ्रा है ना, ये प्रोस्टेट और कॉपर ग्लैंड की भी डक्ट लेता है, क्योंकि भाई बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कुछ बनाता है सामान जो कि लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में काम आता है।
प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमिनल प्लाज्मा में अपना योगदान देगा कि नहीं देगा? तो ये सारी चीजें आपकी पहुंच जाती हैं यूरेथ्रा में एंड अल्टीमेटली आपकी मिक्स हो जाती हैं विद द कंटेंट ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड की कि यहां पर ग्लैंड कौन कौन से प्रेजेंट रहेंगे। तो ग्लैंड में देखो आपको सबसे पहले पता है ये वाला कौन सा भैया, सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल एक पेयर में रहता है, यानी एक तो आपका ये हो गया इस साइड में, एक आपका ये होगा इस साइड में, तितली जैसा स्ट्रक्चर है, ये है सेमिनल वेसिकल। इसकी डक्ट ही आपकी वास डिफरेंस के साथ मिलकर क्या बना रही थी, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना रही थी, ये आपको याद है। प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिंगल ही होता है नंबर में, ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है ये आपका सेकंड नंबर का ग्लैंड है, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके भी नीचे छोटे छोटे जो दो प्रेजेंट हैं, ये छोटे छोटे बल्ब लाइक ग्लैंड्स, इनको इसीलिए बल्बो यूरेथ्रल बोला है। पहली बात तो ये यूरेथ्रा से अटैच है, तो आपके यूरेथ्रल एंड बल्ब जैसे हैं, एकदम छोटे छोटे टाइनी से हैं, माइन्यूट से हैं, तो इनको क्या बोला, यूरेथ्रल बोल दिया गया। इन्हें काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, जो कि काफी अलग अलग चीजें बनाते हैं एंड स्पेशली ये लुब्रिकेशन ऑफ पीनस में काम आते हैं। द कलेक्टिव सिक्रीशन इज कॉल्ड एज सेमिनल प्लाज्मा। ये जो भी चीजें बनाएंगे ना, ये तीनों मिलकर के इसमें सेमिनल प्लाज्मा इन्हें कहा जाएगा। खासकर ये फ्रक्टोज में रिच होते हैं। फ्रक्टोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एंड एनर्जी सोर्स फॉर द स्पर्म। नॉर्मल आप अपनी बॉडी में जितनी भी चीजें देखते हैं वहां पर यूजुअली ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है एज एन एनर्जी सोर्स, किसी और शुगर का नहीं, क्योंकि ग्लूकोज सबसे ज्यादा यूटिलाइजेबल है एंड इट इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी को ऑक्सीडाइज करके हम लोग एटीपी बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन यहां पर फ्रक्टोज को तोड़ा गया, इसीलिए जो रेप केसेस होते हैं वहां पर फ्रक्टोज एनालिसिस भी किया जाता है कि फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोज मिला है कि नहीं इन द वजाइनल ट्रैक्ट, बिकॉज फ्रक्टोज इज यूटिलाइज्ड बाय द स्पर्म। अगर फ्रक्टोज मिलता है इसका मतलब स्पर्म भी एंटर किए होंगे। कैल्शियम जो है आपको यहां पर देखने को मिलता है एंड अल्टीमेटली आपको यहां पर एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। काफी सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं आपके स्पर्म्स को और उसे दूसरे इलाके तक ले जाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सेमिनल प्लाज्मा है, यानी आपकी जो भी सिक्रीशन है इन एक्सेसरी ग्लैंड्स की और जो स्पर्म्स हैं मिलकर क्या बनाते हैं, सीमन। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब इंसेमिनेशन होगी ना तो आपके यहां से क्या निकलेगा, यूरेथ्रल मियोटस से सीमन निकलेगा। तो सीमन में स्पर्म तो है ही, इसके साथ साथ आपका सेमिनल प्लाज्मा भी है, यानी बल्बो यूरेथ्रल, प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन भी है। अब क्या है सेमिनल प्लाज्मा के काम, फंक्शन क्या क्या है, हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म। स्पर्म की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक पाथ क्लियरेंस ये प्रोवाइड करते हैं। यानी किसी वीआईपी की जब गाड़ी निकलती है तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा आसपास गार्ड्स होते हैं जो बाकी सबको हटा रहे होते हैं, एक ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ भाई आजू बाजू रास्ता जो है सब छोड़ दो, सेठ जी आ रहे हैं। सेम केस यहां पर है। यहां पर जो आपका सेमिनल प्लाज्मा है वो स्पर्म के लिए एक रास्ता बनाते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है रास्ते में जो स्पर्म को न्यूट्रलाइज कर सकती है, उसकी धज्जी उड़ा देंगे आपके ये सेमिनल प्लाज्मा के कंपोनेंट्स। सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पर्म्स, यानी न्यूट्रिशन का काम करते हैं, इनको नरिश करते हैं। प्रोवाइड्स अल्कलिनिटी, यानी बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं सो दैट एसिडिक नेचर ऑफ यूटेरस को आप न्यूट्रलाइज कर पाओ। अदरवाइज वहां का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो स्पर्म्स को मार करके खा जाएगा, डिग्रेड कर देगा। सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, यानी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो मैं बता रहा था, ये पेनिस की लुब्रिकेशन में काम आता है सो दैट आसानी से इंसेमिनेशन हो जाए फीमेल के वजाइनल ट्रैक्ट में, राइट। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, यानी ये जो एसेंशियल ग्लैंड्स हैं या जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, इनका काम मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में भी होता है। ये मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी करवाते हैं स्पर्म्स की, क्योंकि आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से तो एक बार स्पर्म बनते ही रिलीज हो गया, उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशन होते हैं और उसकी मोटिलिटी इंक्रीज होती है। वो कहां होगी, एक्सेसरी डक्ट्स में और एक्सेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को पाने के बाद। और इन ग्लैंड्स की, इन डक्ट्स की फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ये भी हमने देखा था, एंड्रोजन्स कंट्रोल करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। नाउ द लास्ट थिंग अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज पीनस और द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि आपको बाहर दिखाई देता है। इसके अंदर एक बहुत ही इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम, जो कि पीनस को इरेक्ट करने में हेल्प करता है सो दैट इट कुड बी इंसेमिनेटेड, इट कुड बी इंसर्टेड इजीली इनटू द फीमेल ट्रैक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, इट इज अ कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ये कॉप्युलेट करने के काम आता है, यानी ये फीमेल वजाइना के अंदर एंटर करता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू इसीलिए इसका नाम है कॉर्पस स्पंजियोसम। स्पंजी होता है, बहुत ज्यादा
रिजिड नहीं होता, दैट्स वाई आपका पीनस जो है बार बार अलग अलग पोजीशंस ले सकता है, कभी इरेक्ट तो कभी नॉर्मल, कभी इरेक्ट तो कभी नॉर्मल, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इरेक्टाइल स्पंजी टिश्यू. When spongy tissue is filled with blood, the penis erects and facilitates insemination. जब इरेक्ट होगा पीनस तभी वो इंसेमिनेट कर पाएगा, फीमेल वजाइना के अंदर एंटर कर पाएगा. द कोन शेप टिप ऑफ द पीनस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस. जो बल्ज पार्ट मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पार्ट है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसे आप ग्लांस पीनस कहते हैं. और इसके ऊपर जो स्किन का फोल्ड है, इसे फोरस्किन या प्रीप्यूस आप लोग बोल सकते हैं. This is something that we have already taken into account. ये बातें यहां पर हो जाती है. This was about the male reproductive system. सारी की सारी बातें. अब हम लोगों को बात करनी है about the female reproductive system. कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से एसेंशियल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से यहां पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होगा, आपके एसेंशियल डक्ट्स प्रेजेंट होंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग हियर आल्सो. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड ओवरीज है, यानी जैसे कि आपके पेयर्ड टेस्टिस प्रेजेंट थे, यहां पर भी जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये बॉडी की दोनों साइड प्रेजेंट होगा. एक तो ये है आपका, एक ये है. तो ये क्या है? आपकी ओवरीज है. तो दो हो गई, साफ साफ देखने को ही मिल रही है कि आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल वाले की तरह आपका पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होगा. तो यहां पर भी आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन में दो ओवरीज प्रेजेंट होंगी विच आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. तो काम क्या करेंगी? वही सेम काम करेंगी. एक तो आपका गैमेटोजेनेसिस यानी ओवम यहीं पर बनेगा, और दूसरा आपका स्टेरॉइड हार्मोन्स यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन्स आपके यहीं पर बनेंगे विच आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. राइट? ये आपकी पेयर्ड ओवरीज का एक छोटा सा ओवरव्यू. एक्सेसरी डक्ट, जैसे मेल के अंदर आपके रेटेटेस्टिस थे, वासा इफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस, वैसे ही यहां पर सबसे पहले है ओविडक्ट, जिसको आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हो. ये दो होंगे क्योंकि यहां से यहां पर आपके ओवम को ले जाने के लिए ये ट्यूब आपको चाहिए. तो ये क्या है? ओविडक्ट है, जिसे आप फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं. अब ये फैलोपियन ट्यूब कहां पहुंच गई? यूटेरस के अंदर एंटर कर गई. तो ये क्या है? ये आपका यूटेरस है. ये आपका यूटेरस है. और ये जो यूटेरस है इसके बाद आती है आपकी वजाइना. यहां पर आपकी सर्विक्स है, दिस इज योर सर्विक्स और योर सर्वाइकल कैनाल, और यहां पर जो ओपनिंग है दैट इज बेसिकली द वजाइना. ये आपकी वजाइना. तो पूरा का पूरा क्या होता है? ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? एक्सेसरी डक्ट का एक कॉम्बिनेशन कहलाता है. कि सबसे पहले आपकी जो ओवरी के अंदर ओवम बने वो कहां जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएंगे. देन यूट्रस है आपका, देन उसके बाद सर्वाइकल कैनाल है एंड आपका वजाइना है. एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो यहां पर आपका मेल की तरह सिंपल केस नहीं है कि आपने पीनस बोल दिया और काम चल गया. यहां पे आपका मॉन्स प्यूबिस प्रेजेंट है, फिर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट है. वेस्टिब्यूल के भी आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, आपका लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा. यानी एक तो माइनर टिश्यू प्रेजेंट है, एक मेजर टिश्यू प्रेजेंट है. फिर आपका हाइमन है यहां पर, एंड आपका क्लिटोरिस है. फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज क्लिटोरिस, एंड हाइमन इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द वजाइनल ओपनिंग पार्शियली और टोटली. तो हाइमन जो है इसका नेचर कैसा होगा? मेम्ब्रेनस होगा. इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. और क्लिटोरिस आपकी कैसी होगी? फिंगर लाइक होगी, फिंगर लाइक होगी. इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. So the very first thing that we are going to talk about is basically the primary sex organ which is the ovary. अब ovary से जो ovum बना वो कहां कहां जाएगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, and after that हम लोग external genitalia के बारे में जिक्र करेंगे. So let's start with the discussion of ovaries. Okay? अब देखो यार यहां पर ये आपकी ओवरी है, ये आपकी ओवरी है. और ओवरी के बाद ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब है. ये फैलोपियन ट्यूब का आपका पहला पार्ट है, देन सेकंड पार्ट, देन आपका थर्ड पार्ट. ये आपकी पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है. तो इस ओवरी को आपके बॉडी से कनेक्ट करने के लिए
और स्पेशली आपके यूट्राइन टिश्यू से भी कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, यहां पर लिगामेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो यहां पर हमें बनाकर भी दिखाए गए हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली कि आपके यूट्रस को भी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, लिगामेंट, और आपकी जो ओवरी है इसको भी कनेक्ट करता है आपका बॉडी कैविटी से कौन, लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। उसके बाद देखो ये आपकी ओवरी है, ओवरी के बाद ये आपकी पूरी की पूरी यहां तक फैलोपियन ट्यूब है, ये आपकी यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन कैविटी के बाद ये आपका सर्विक्स है, एंड दिस इज योर वजाइनल कैविटी। ये पूरा का पूरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है जो कि इस लोअर पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट रहता है, यहां से यहां तक। ओके, लोअर पेल्विस रीजन में प्रेजेंट रहता है, लोअर एब्डोमिनल रीजन में। डन। अब देखो यार, पेयर्ड ओवरीज को सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। क्यों कहा गया है? इसके दो रीजन है। पहला रीजन है आपका कि ओवा बनाता है, यानी फीमेल गैमेट, यानी oogenesis का प्रोसेस यहीं पर होगा, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेस्टिस के अंदर हो रहा था। एंड आपका जो स्टेरॉइड हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो आपके यहीं पर बनते हैं। ओवरी की खास बात यह है डायमेंशन में कि इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये जो लेंथ है इसकी 2 से 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और अगर आप इसकी बात करेंगे ना, इसकी हाइट की बात करेंगे, तो लगभग 1.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, देखने को मिलती है। और लोअर एब्डोमिनल में हर साइड पे, यानी बोथ एंड्स पे आपको क्या देखने को मिलेगी, ओवरी। तो इनका नंबर इसीलिए 2 होता है। एक आपको यहां पर देखने को मिली ओवरी, एक आपको यहां पर देखने को मिली, तो इनका नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, दे आर लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, ये बात हो चुकी है। एंड दे आर कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। अब ये पेल्विस से कैसे कनेक्टेड है, हवा में तो झूल नहीं रही, तो ये लिगामेंट से कनेक्टेड है, राइट। तो ये पेल्विक वॉल है इसके पीछे, इससे किससे कनेक्टेड है, लिगामेंट से कनेक्टेड है। तो ये वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसके लिए इसीलिए अलग से एक डायग्राम भी लगाया गया। अब देखो, ओवरी जो है इट इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम व्हिच एनक्लोजेस ओवेरियन स्ट्रोमा, यानी जो ओवेरी है इसके ऊपर एक थिन आपका क्या है, एपिथेलियम प्रेजेंट है, यानी थिन आपकी एक लेयर प्रेजेंट है, राइट, थिन एपिथेलियम प्रेजेंट है। और इस एपिथेलियम के अंदर जो भी जुगाड़ है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। अब इस ओवेरियन स्ट्रोमा के अंदर भी बाहर की साइड जो चीजें प्रेजेंट हैं इनको आप क्या बोलोगे, पेरीफेरी वालों को कॉर्टिकल रीजन बोलोगे। एंड सेंटर पे जो सामान प्रेजेंट है, सेंटर में जो चीज प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज ओवेरियन मेडुला। तो कॉर्टेक्स में हमेशा बताता हूं जैसे कि कॉर्टेक्स में COT वर्ड आते हैं, अल्फाबेट आते हैं, एंड COT अल्फाबेट्स आर अल्फाबेट्स ऑफ कोट, और कोट हमेशा आउटर रहता है, इसलिए कॉर्टेक्स दुनिया में कहीं पर भी देखोगे हमेशा आउटर रीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द। तो कॉर्टेक्स आपका आउटर रीजन होगा, जबकि मेडुला इस ओवरी का अंदर वाला रीजन होगा, सेंटर वाला पार्ट होगा। ओवरी के अंदर काफी सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको आप ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकुलर सेल्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। जब आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ओवम, जब आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ओवम, तो आपको पता लगेगा कि यहां पर पहले प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, फिर वो ग्रो होते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, फिर वो टर्शरी फॉलिकल बनते हैं, फिर वो फुल्ली मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स और ग्रैन्युलोसा सेल जो यहां पर प्रेजेंट रहते हैं ओवरी के अंदर, जो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट में अपना योगदान देते हैं। एनी फॉलिकल्स के अंदर मैच्योरेशन होती है एग की, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। देखो यार, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका फॉलिकल है, चारों ओर सेल्स हैं, सेंटर पे पीले कलर का एक सेल दिखाई दे रहा है। ये जो सेंटर में पीले कलर का सेल है ना, ये फटेगा तब निकलेगा आपका ओवम, यानी ये जब मोटा सा फॉलिकल है ये फटेगा ना, तो ये पीले कलर का सेल बाहर आ गया, दिस इज ओवम। तो इन फॉलिकल्स का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके ओवम को कंटेन करते हैं। ये जो इतने सारे फॉलिकल सेल्स हैं, इन्हीं ने कंटेन किया हुआ है आपके ओवम को, इन्हीं ने अंदर रिटेन किया हुआ है। तो आपके ओवम के चारों ओर ही इसी प्रकार से फॉलिकल सेल्स अटैच होते रहते हैं। ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। वही बात है कि हर फॉलिकल जब डेवलप होगा तो उसके सेंटर पे क्या मिलेगा, ये वाला जो है मेरे भाई, ये हमारा ओवम है। ओव्यूलेशन हो गया, तो दिस इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द ओवम, जो कि इस फॉलिकल के फटने पर, ग्राफियन फॉलिकल के फटने पर निकला है। तो आपको ओवरी के अंदर भी दिखाया हुआ, देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, फिर ये रप्चर हो गया। इसी प्रकार से आपकी हर महीने साइकिल चलती है ओवरी के अंदर, एंड अल्टीमेटली आपकी ओवरी जो है एग रिलीज कर देती है। डन।
चलिए एक्सेसरी डक्ट्स, अब बात हो चुकी है आपकी इस रीजन की विच इज कॉल्ड एज ओवरी, और ओवरी कनेक्टेड होती है आपकी पेल्विक वॉल से विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो यहां पर मैं आपको इस रीजन को मेंशन करके दिखा देता हूं, दिस इज लिगामेंट, दिस इज ऑल्सो लिगामेंट। एंड इसी प्रकार से यूट्रस को भी सपोर्ट करने के लिए लिगामेंट लगे रहते हैं इस साइड में, राइट। ये यूट्रस के भी एसोसिएटेड लिगामेंट्स यहां पर होते हैं एंड ओवरी के तो एसोसिएटेड लिगामेंट्स यहां पर हैं ही। तो लिगामेंट वाली लाइन आपको ओवरी में भी मिलेगी, यूट्रस में भी। क्यों, बात समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि ये वाले जो रीजन है कुछ लोअर वाले ये तो ओवरी के हैं, लेकिन ऊपर वाला रीजन तो आपके यूट्रस से एसोसिएटेड है ना, ये वाला यहां का, यहां का, ओके, ये वाला फैलोपियन ट्यूब से एसोसिएटेड है। तो लिगामेंट पूरा फैला हुआ है, काफी चीजों को कनेक्ट कर रहा है। ऊपर की साइड फैलोपियन ट्यूब है, साइड में यूट्रस है, नीचे की साइड ओवरी है एंड सो ऑन। तो आपके जो एक्सेसरी डक्ट है यहां पर, इनमें आती हैं दो ओविडक्ट जो कि दो ओवरीज से कनेक्टेड है। अब देखो यार, ये जो ओवरी है ये क्या बनाएगी, एग बनाएगी। यहां पर इसने एक एग बना दिया लेट्स से, तो क्या होगा, ये एग सबसे पहले कौन पकड़ लेगा, इस एग पर झपट्टा मारेंगे फिम्ब्रे। ये फिम्ब्रे क्या है, ये आपके फैलोपियन ट्यूब के ओविडक्ट के फर्स्ट पार्ट के एक्सटेंशंस हैं, यानी इनफंडिबुलम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, इस पे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जिनको आपने क्या बोला, फिम्ब्रे बोला। अब ये फिम्ब्रे यहां से जो एग आया है इसको कलेक्ट कर लेंगे, मतलब यहां से कलेक्ट कर लेंगे एंड अल्टीमेटली क्या हुआ मेरे दोस्त, ये जो फिम्ब्रे हैं इनफंडिबुलम में भेज देंगे इस एग को एंड अल्टीमेटली इस एम्पुला में, इस मोटे से रीजन में भेज देंगे एंड आपका वो इस्थमस में भी जा सकता है। तो देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, इसीलिए इसकी लेंथ अच्छी खासी हो जाती है, 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ हो जाती है आपकी फैलोपियन ट्यूब की, क्योंकि सबसे पहले इसमें इनफंडिबुलम प्रेजेंट है जिसके फिम्ब्रे कैच कर लेंगे एग को, ओवम को एंड अल्टीमेटली आगे पहुंचा देंगे इस एम्पुला रीजन में एंड आगे इस्थमस रीजन में। और ये इस्थमस जो है यहां पर दोनों साइड में सेम ही होगा ना, ये इस्थमस आपका फर्टिलाइजेशन के बाद इस फर्टिलाइज्ड एग को कहां पहुंचा देगा, यूट्रस में इंप्लांट कर देगा। हमने इंप्लांटेशन की बात की थी ना, वो इसे यूट्रस में पहुंचा देगा। तो पहली जो चीज है वो है आपकी फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट है। पहला पार्ट जो ओवरी के सबसे पास है इसका नाम है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम जिसके एक्सटेंशन है फिम्ब्रे जो कि झटपट पकड़ लेंगे एग को। फिर है आपका एम्पुला, एम्पुला का मतलब ही होता है चौड़ा पार्ट, तो इट इज वाइडर पार्ट एंड देन आपका इस्थमस है, इस्थमस विच इज नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऑलराइट। ये आपका ओविडक्ट है। देन ओविडक्ट के बाद कहां पहुंच गया है आपका इंप्लांटेशन के लिए, फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में। तो इस्थमस जो है ये कनेक्टेड है किससे, यूट्राइन कैविटी से, दिस इज यूट्राइन कैविटी। तो यूट्राइन कैविटी में सबसे ऊपर जो प्रेजेंट है ये है यूट्रस की मेन कवर की तरह काम करता है, इट इज फंडस, यूट्राइन फंडस। देन आपकी यूट्रस की मेन बॉडी प्रेजेंट होती है जो आप यहां पर देख रहे हैं, let me take a laser pointer, this is the main body of uterus which I am highlighting right now, which I am pointing towards right now, and यहाँ पर cervix है, और ये cervix काफी सारी किताबों में यूट्रस का ही पार्ट बोली गई है कि जो लोअर यूट्रस रहता है इसको आप cervix बोलते हैं एंड cervix की ये जो कनाल है इट इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल एंड आपकी ओपनिंग जो होती है दैट इज वजाइना, वजाइनल ओपनिंग इसे कहा जाता है। तो जो वजाइना है और सर्वाइकल कैनाल है मिल करके क्या बनाते हैं, मिल करके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है नीट के अंदर एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट कुड बी आस्क्ड फर्दर, इट कुड बी आस्क्ड फर्दर एज वेल। सो सर्वाइकल कैनाल जो है विच इज द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस एंड द वजाइना, द वजाइनल ओपनिंग दैट एक्ट्स एज द बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चा आपका डेवलप कहां पर होता है, इस यूटरस के अंदर, राइट। ये जो यूट्रस है यहां पर आपका बच्चा डेवलप होता है। अब बच्चा यहां पर डेवलप हो चुका है पूरे तरीके से, जो गेस्टेशन पीरियड है कंप्लीट हो चुका है, तो अब जो फुल्ली डेवलप्ड फीटस है उससे सिग्नल चला जाता है ब्रेन के पास कि भाई डिलीवरी करवा दो। तो अल्टीमेटली आपने काफी सारी फिल्मों में देखा होगा कि जो प्रेग्नेंट फीमेल रहती है उसको कहा जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू पुश, क्योंकि देखो यार जो यूट्रस है अगर आप बैठोगे, अगर आप पुश करोगे तो बैठी हुई पोजीशन में एक मरोड़ लग जाती है पेट के ऊपर, यानी पेट पूरा गोल हो जाता है, एक जगह पर कंसंट्रेट हो जाता है। जब आप खड़े हो तो पेट नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन बैठोगे तो गोल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब आप पुश करते हो, जब आप बैठते हो तो धक्का लगता है नीचे की साइड एंड यूटेरस जो है इसके अंदर जो बेबी है ये आपका वाया सर्वाइकल कैनाल बाहर आने की कोशिश करेगा एंड थ्रू वजाइनल ओपनिंग बाहर आ जाएगा।
इसीलिए इसे बर्थ कैनाल बोला गया, क्योंकि यहां पर जो बेबी प्रेजेंट था उसको इस पूरे पाथवे के थ्रू जो है इजीली हमने क्या किया है, बाहर निकाला है, पार्चुरेशन उसकी करवाई है। दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, ये हमें यहां पर देखना था। ऑलराइट, तो इस एक्सेसरी डक्ट में ही आता है वजाइना, बिकॉज इट इज ऑल्सो ए डक्ट, लेकिन इसके थ्रू आपकी ओपनिंग होती है। इट इज ऑफन कॉल्ड एज वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल रीजन में आपकी वजाइनल ओपनिंग भी होती है। कुछ छूटा तो नहीं है। अभी यहां पर जो यूट्रस है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। एक तो आपकी बाहर वाली पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब क्या होता है यार? पेरी का मतलब ये होता है पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब चारों ओर। तो ये चारों ओर से कवर करेगी आपके यूट्रस को, यानी सबसे बाहर प्रेजेंट रहेगी। ये वाली जो लेयर है ना, दिस इज पेरीमेट्रियम। बीच में होगी मायोमेट्रियम। मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है मसल। तो यहां पर जो मायोमेट्रियम है, इस मसल को आप खुद तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, यूट्राइन मसल को, कि अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। दिस इज रियली नॉट पॉसिबल। इट मींस दैट इट इज नॉट अ स्केलेटल मसल। आप स्केलेटल मसल को खुद कंट्रोल कर सकते हो, बाइसेप ट्राइसेप आप बॉडी बिल्डिंग में दिखा सकते हो, बट यहां पर आप नहीं कर सकते वो काम, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज नॉट अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल। सो ये जो मायोमेट्रियम है, ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ये आपके उससे नहीं कंट्रोल होंगी, आपकी अर्ज से नहीं कंट्रोल होंगी। सो इसके लिए आपको हार्मोनल एक्शन की जरूरत पड़ती है। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लाइनिंग। जब किसी गर्ल को, फीमेल को पीरियड्स आते हैं, तो यही वाली जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये रेड कलर की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम, इससे एसोसिएटेड ब्लड वेसल्स और ये पूरी की पूरी जो लाइनिंग है, इसी के सेल्स आपके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाते हैं। जो पीरियड्स में आपको बताया जाता है ब्लड फ्लो, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग आपकी हर महीने झड़ जाती है, हर महीने टूट के बाहर आ जाती है थ्रू वजाइनल ओपनिंग, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं है तो। क्योंकि देखो यार, एक सिंपल सा कंसेप्ट यहां पर समझने की कोशिश करो। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके यूटेरस में तो बच्चा इंप्लांट होएगा ना। अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, तो यूटेरस के अंदर बच्चा इंप्लांट होगा, और बच्चा अगर इंप्लांट होगा और एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ही नहीं, तो बच्चा चिपकेगा कहां पर? तो उस टाइम पे तो आप एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बाहर नहीं भेज सकते। तो जब आप प्रेग्नेंट हो, उस टाइम पर आपको 9 महीने तक कोई पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है, क्योंकि यूट्रस में एम्बेड हो चुका है आपका एम्ब्रियो। आपका जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट चल रही है, तो आप उस लाइनिंग को नहीं झाड़ सकते, नहीं बाहर भेज सकते। तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं जो कि आपके मेंसेस को उसी टाइम पर रोक देते हैं। लेकिन अगर समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इस लाइनिंग को बार बार झाड़ना और रिन्यू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए हर 28 डेज पर ये जो लाइनिंग है ये बाहर आ जाती है थ्रू द वजाइनल ओपनिंग। ओके, सो एंडोमेट्रियम जो है इट विल टेक पार्टिसिपेशन इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मायोमेट्रियम जो है, इसका काम है, स्मूथ मसल का काम है बच्चे की डिलीवरी कराने में। क्योंकि जब सिग्नल आएगा ना, जब बेसिकली ऑक्सीटोसिन का, तब स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगी, और ये कॉन्ट्रैक्शन जब होगी ना, यूट्राइन मायोमेट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो बच्चे को बाहर की साइड यानी सर्वाइकल कैनाल की साइड धक्का मारा जाता है, जिससे कि वो वजाइना के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए। तो यहां पर हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। अब जब हम डिस्कशन करेंगे ना इनकी डिटेल में, अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो आधी चीजें हमें पढ़नी ही नहीं पड़ेंगी। जैसे कि डक्ट सिस्टम देखो यार, ओविडक्ट है, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फिम्ब्रे टू दिस इस्थमस, 10 से 12 सेंटीमीटर यहां पर आपको लेंथ देखने को मिलती है इस पर्टिकुलर फैलोपियन ट्यूब की। 3 पार्ट होते हैं इसके। सबसे पहले इनफंडिबुलम, जो ओवरी के सबसे क्लोज प्रेजेंट है। सो इट इज अ फनल शेप पार्ट। अब फनल शेप पार्ट है ना, कीप होती है आपकी ऐसी। ओके, कीप कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो इस फनल को मैंने यहां पर उल्टा बना दिया है, देखो। तो ये फनल शेप पार्ट है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें आप चीजें डालते हो, ये एग को कैप्चर करेगा। इस पार्ट को हमने क्या बोल दिया? फिम्ब्रे बोल दिया। तो काफी फिंगर लाइक फिम्ब्रे होते हैं जो कि ओवम को कलेक्ट करने का, कैच करने का काम करते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो ये सूजा हुआ पार्ट है, जहां पर मोड़ काट रहा है आपका ये फैलोपियन ट्यूब। दिस इज वाइडर पार्ट कॉल्ड एज एम्प्यूला। एंड एक पतली सी ट्यूब है जो आपके एम्प्यूला को कनेक्ट कर रही है टू द यूटेराइन कैविटी। तो ये नैरो पार्ट है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो यूट्रस से कनेक्ट कर रही है आपके एम्प्यूला को। इसे आप इस्थमस बोलते हैं।
अब जो ओविडक्ट है इसमें क्या है, इसमें लगी हुई होती है सिलिएटेड एपिथेलियम, यानी इसमें सिलिया लगे रहते हैं इस पूरी की पूरी कैविटी के अंदर, राइट। सिलिया लगे रहते हैं, क्यों लगे रहते हैं सिलिया, क्योंकि यहां पे मेरे भाई आपका ओवम तो बनेगा, लेकिन ये ओवम कैसा होता है, ये ओवम होता है आपका नॉन मोटाइल। ओवम आपका नॉन मोटाइल है ना, मूव नहीं कर सकता। अगर मूव नहीं कर सकता तो हम किस बिना पर कह रहे हैं कि आपका ओवम जाएगा सबसे पहले इनफंडिबुलम में, उसके बाद जाएगा एम्प्यूला में, फिर इस्थमस में। कैसे पहुंच रहा है, इसके पास तो कोई स्पर्म की तरह टेल नहीं है, ये पहुंच रहा है बाय द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सिलिया। ये जो सिलिया है कोऑर्डिनेटेडली मूव करती है, यानी कि एक सिलिया के बस का कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज अ वेरी टाइनी एंड माइन्यूट स्ट्रक्चर, बट व्हेन थाउजेंड ऑफ सिलियाज मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड वे इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, they used to throw the substances in that direction as well। एक डायरेक्शन में चीजों को पुश करने का काम करती है सिलिएटेड एपिथेलियम। तो इसीलिए आपका जो ट्रैकिया है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर भी सिलिया मौजूद थे, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ जाता है तो उसको पहले म्यूकस में कोट करें, उसके बाद ऊपर की साइड पहुंचाना स्टार्ट कर दे बाय कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको छींक आ जाएगी या खांसी आ जाएगी और आप डस्ट पार्टिकल को अपनी बॉडी के बाहर फेंक देंगे, इरिटेशन होने लग जाएगी ट्रैकिया लाइनिंग में। सेम केस यहां पर है, सिलिया एक प्रकार से मूवमेंट करेंगे एंड अल्टीमेटली पहुंचा देंगे आपके एग को कहां पर, एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। डन। ये क्या है आपका फेलोपियन ट्यूब। नाउ वर्म विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूटरस। अब ये जो यूटरस है इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। यहां पर देखो आपके पियर की शेप कैसे होती है, आपकी पियर की शेप आपकी ऐसी होती है भाई, बहुत ही परफेक्ट बन गई है, राइट। अब इस पियर को उल्टा कर दो, ये जो पियर है ना इसको उल्टा रख दो, मोटा वाला पार्ट आपके ऊपर की साइड, पतला वाला पार्ट नीचे की साइड, कुछ दिखा, ये आपकी यूट्रस की शेप है, इन्वर्टेड पियर शेप। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यार पेल्विक वॉल से अगर कनेक्ट होने के लिए ओवरी को चाहिए थे लिगामेंट, तो यहां पर भी इस यूट्रस को थोड़ा बहुत तो सपोर्ट इन लिगामेंट का मिल रहा है ना, तो यहां पर भी लिगामेंट का छोटा सा पार्ट कवर करता है आपके यूटरस को। यूट्रस के तीन पार्ट हैं, अपर फंडस जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज अपर फंडस, देन मिडल बॉडी जो कि आपको पूरी दिखाई दे रही है, दिस इज द बॉडी, एंड लोअर सर्वाइक्स। ये जो आपकी सर्विक्स और सर्वाइकल कैनाल है, ये आपके तीन पार्ट है। पहला पार्ट है आपका फंडस 1, दूसरी पार्ट है आपकी यूट्रस की बॉडी 2, और तीसरा पार्ट है आपका सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल, ये है आपका 3। फिर सर्वाइकल कैनाल जो है ये आपकी ओपन हो जाती है थ्रू द वजाइना और द वजाइनल ओपनिंग। टर्मिनल पार्ट आपका ये है, लास्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम। द यूट्राइन वॉल हैज 3 लेयर्स। यूट्रस की वॉल के 3 लेयर है। पेरीमेट्रियम यानी बाहर वाला, तो ये एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ओके, थिन मेम्ब्रेन का ये बना रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब होता है मसल, तो स्मूथ मसल का ये लेयर है। स्मूथ मसल इसीलिए क्योंकि आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। एंडोमेट्रियम यानी अंदर वाली लाइनिंग है, ये अंदर वाली लाइनिंग है जो कि मेंसेस के दौरान बाहर आ जाती है, तो ये इनर ग्लैंडुलर एंड वस्कुलर है। यानी वस्कुलर है यानी इसमें ब्लड सप्लाई भी है, तो ब्लड वेसल्स भी आपकी बाहर आ सकती है, एंड ग्लैंडुलर है यानी सिक्रीशन भी करेगी भाई, सिक्रीशन भी करेगी ना, क्योंकि यूट्राइन कैविटी को कौन लाइन कर रहा है, आपका एंडोमेट्रियम, तो यूट्राइन कैविटी की मेंटेनेंस कौन करेगा, एंडोमेट्रियम, तो सिक्रीट भी तो करने पड़ेंगे ना काफी सारे केमिकल कंपोनेंट्स इसे, तो दैट्स व्हाई इट इज सिक्रीटरी इन नेचर। एंड अल्टीमेटली इसको एनसीईआरटी में भी रेड से अलग से दिखाया हुआ है, ब्लड वेसल्स का यहाँ पर खूब डेरा होता है, ओके, ब्लड वेसल्स होंगी तभी तो जब यहाँ पर बेबी आके इंप्लांट होगा तो उसके साथ भी हम एक कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे थ्रू द प्लेसेंटा, राइट। अब देखो यार लास्ट जो चीज है वो है यहाँ पर वजाइना। तो वजाइना क्या है, इट ओपन्स टू एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। तो एनल ओपनिंग आपकी पीछे की साइड रहती है एंड यूरेथ्रल ओपनिंग आपकी वजाइनल ओपनिंग से ऊपर की साइड रहती है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर तो आप ठीक से समझ जाएंगे। ये देखो, ये जो है ऊपर ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, दिस इज यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे की साइड आपकी एनल ओपनिंग है, इसके बीच में जो है ये आपकी वजाइना है। तो क्या मैं कह सकता हूं वजाइना के ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है और वजाइना के नीचे एनल ओपनिंग है, बीच में आपकी वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है, राइट। तो यही बात हमने कही है इन द टेक्स्ट, यही बात तो हमने यहां पर कही है, ऑलराइट। ल्यूमन ऑफ वजाइना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ सेंसिटिव पेपिले एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन का काम करते हैं व्हेन द पीनस एंटर इनटू द वजाइनल ट्रैक्ट।
जब वजाइना के अंदर पीनस एंटर करता है उस टाइम पर इसकी लुब्रिकेशन का काम, पीनस को लुब्रिकेट करने का काम कौन करते हैं? आपके म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं जिससे कि पेनिट्रेशन हार्श ना हो, बहुत ही स्मूथ पेनिट्रेशन पीनस की होती जाए। तो सिक्रीशन ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं पीनस को ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट, ड्यूरिंग द कॉपुलेशन और ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। ये बात यहां पर हमें देखनी है। दिस इज वजाइना। अब जो चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मेल के अंदर नॉर्मल थी, पीनस इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, बट फीमेल के अंदर इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वुल्वा काफी कॉम्प्लेक्स है। इसमें मॉन्स प्यूबिस है, वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल जिसके अंदर आपका लेबिया मेजोरा प्रेजेंट है एंड लेबिया माइनोरा प्रेजेंट है। देन आपकी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर हाइमन प्रेजेंट है जो कि वजाइनल ओपनिंग को कवर करती है, एंड क्लिटोरिस प्रेजेंट है, फिंगर लाइक क्लिटोरिस प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखें मॉन्स प्यूबिस, प्यूबिस नाम है, इससे सिंपल याद कर लो प्यूबिक हेयर यहां पर होंगे, यानी जिस जगह पर हेयर्स प्रेजेंट हो दैट इज मॉन्स प्यूबिस रीजन। सो यहां पर स्किन होगी एंड उसके ऊपर हेयर्स भी प्रेजेंट होंगे। सो इट इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। यानी सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जहां पर आपकी स्किन मौजूद है और उस स्किन के ऊपर आपके हेयर्स लगे हुए हैं, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। उसके नीचे प्रेजेंट होता है आपका वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल क्या है? इट इज अ मीडियन चैनल जिसमें दो पार्ट है। एक आपका लेबिया मेजोरा, मेजोरा मतलब मेजर होगा, तो लार्ज स्किन का फोल्ड है। सो इट इज लार्ज फ्लैशी फैटी टिश्यू, फैटी फोल्ड दैट सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग। यानी वजाइनल ओपनिंग को कवर करने वाला एक फैटी टिश्यू, फैट है, थोड़ा मोटा सा है, मोटा कवर आपको दिख जाएगा। एंड लेबिया माइनोरा जो है ये आपके लेबिया मेजोरा से भी इनर साइड में प्रेजेंट होंगे, पतले पतले छोटे छोटे फोल्ड्स। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी, आई नो दैट वेरी वेल, और नहीं ही आएगी। एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उससे बातें नहीं समझ में आ सकती। दैट्स व्हाई वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ डायग्राम व्हिच यू मस्ट पॉन्डर ऑन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर गेटिंग दिस थिंग क्लैरिफाइड। ये जो आपको यहां पर स्किन दिखाई दे रही है, ओके, दिस इज अ फैटी टिश्यू जिसके ऊपर आपके हेयर्स प्रेजेंट है, प्यूबिक हेयर प्रेजेंट है। तो इस रीजन को आप लोग मॉन्स प्यूबिस कहेंगे, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। प्यूबिक हेयर है, मॉन्स प्यूबिस नाम है, कोई डाउट इसमें हमें नहीं है। इस मॉन्स प्यूबिस के नीचे अगर आप देखें तो दोनों साइड में सबसे पहले एक मोटा सा मोटा आपका लेयर प्रेजेंट रहेगा, ये वाला मोटा लेयर एंड ये वाला मोटा लेयर। बाहर की साइड मोटा लेयर है, थिक लेयर है, इसे आप क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा। मेजोरा मतलब मेजर है, मोटा है, बड़ा है। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहां पर तो इसके अंदर एक और फोल्ड प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा, राइट। यहां पर क्या है? इसके अंदर एक और आपका हेयरलेस, कंप्लीटली हेयरलेस आपका फोल्ड प्रेजेंट रहता है विच इज कॉल्ड एज व्हाट? विच इज कॉल्ड एज लेबिया माइनोरा। इसके अंदर आपकी वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट रहती है। तो ये भी वजाइनल ओपनिंग को सराउंड कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो वजाइनल ओपनिंग है इसको वजाइना को एक पार्शियल मेम्ब्रेन कवर करती है। यानी हाइमन जो है इट इज अ मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर जो या तो वजाइना को कंप्लीटली कवर कर सकती है या पार्शियली कवर कर सकती है। अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग स्टेट देखने को मिले। और यहां पर इन सब के ऊपर, ओके, इन सब के ऊपर यहां पर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया क्लिटोरिस, ओके, विच इज अ सेंसिटिव रीजन, दैट इज क्लिटोरिस। तो क्लिटोरिस कहां होगा? आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के और वजाइनल ओपनिंग दोनों के ऊपर प्रेजेंट रहेगी आपकी क्लिटोरिस। अब आपको समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से, राइट। सबसे ऊपर आपकी स्किन है, एक फैटी टिश्यू के ऊपर जिसके ऊपर हेयर्स भी हैं, उसे मॉन्स प्यूबिस बोला। मॉन्स प्यूबिस के बाद एक मोटा सा स्किन का लेयर है वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड, जिसे लेबिया मेजोरा बोला। लेबिया मेजोरा के अंदर की साइड छोटा छोटा आपका स्किन का पतला सा फोल्ड है जिसे लेबिया माइनोरा बोला। उसके अंदर आपका वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है। वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली या कंप्लीटली कौन हाइड कर सकता है? एक मेम्ब्रेन जिसका नाम है हाइमन। और इन सब के ऊपर यानी यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट रहेगी आपकी क्लिट, विच इज द सेंसिटिव रीजन, जिसको आप क्लिटोरिस बोलते हैं। ये जो हाइमन है इसे क्या माना जाता था? इसे एक सिंबल ऑफ वर्जिनिटी माना जाता था, इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इट हैज बीन प्रूव्ड that hymen is not a symbol of virginity at all. If you have a hymen which is safe, which is not broken, it doesn't mean that you are virgin.
Sometimes even after sex your hymen doesn't get broke, but in some females which are very active in sports activities, which use vaginal tampons or the menstrual cup using menstrual cycle, so in them the hymen is even breaked without even having sex. So it's not a good measure of virginity, even it's not even a measure of virginity. क्योंकि काफी लड़कियां जो कि इन्वॉल्व होती है साइकिलिंग के अंदर, हॉर्स राइडिंग के अंदर, मेंस्ट्रुअल कप को आप लोग अगर इस्तेमाल करते हैं, टेम्पॉन्स को आप इस्तेमाल करते हैं एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो काफी बार हाइमन ब्रेक हो जाती है ऑटोमेटिकली. और काफी ऐसी फीमेल्स रहती हैं जिनमें इवन आफ्टर अटेनिंग अ पर्टिकुलर एज, हैविंग सेक्स मल्टीपल टाइम, दे डू नॉट गेट देयर हाइमन ब्रोकन. सो इसीलिए इस चीज से, इस मिथ से हमें बचना है, और यही यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने का मेन मकसद भी है, जिससे लोग थोड़े से जागरूक हों. एटलीस्ट वी शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट इट्स नॉट इंडिकेटिव ऑफ वर्जिनिटी. हाइमन जो है इसे मेडन हेड कहा जाता है. इट इज अ मेम्ब्रेन जो कि पार्शियली कवर करती है, विच इज पार्शियली कवरिंग द वजाइनल ओपनिंग. ये टोटली भी कवर कर सकती है, बट इट इज इन द रेयरेस्ट केस. इट ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, यानी फर्स्ट क्वाइटस के दौरान कहा जाता है कि हाइमन जो है ब्रेक हो जाती है. बट हाइमन जो है ये सडन फॉल, जॉल्ट, इंसर्शन ऑफ वजाइनल टेम्पॉन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इनकी वजह से भी टूट सकती है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी. एंड में आपकी क्लिटोरिस विच इज अ हाईली सेंसिटिव रीजन. जस्ट मेल पीनस से इसको कंपेयर किया जाता है इन केस ऑफ फीमेल. लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग. तो ये आपकी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके ऊपर कौन प्रेजेंट रहती है? आपकी क्लिटोरिस प्रेजेंट रहती है. ओके, सो दिस वाज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which is situated in the lower pelvis region or the lower abdominal region. But now the thing that you need to take into account that mammals have a very specific organ and it is a characteristic feature of mammal. हमारे पास एक characteristic feature है the functional mammary gland in females. हमारे अंदर भी mammary glands present रहते हैं but they are not functional. But in case of female they are functional, so the female can basically lactate. वो अपने बच्चे जो पैदा हुए हैं उनको नरिश कर सकती हैं बाय द मिल्क विच इज प्रोड्यूस्ड इन दीज मेमरी ग्लैंड्स. ओके, सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन फीमेल, और इसको समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये जो आपके मेमरी ग्लैंड्स रहते हैं ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन इनटू अकाउंट. यानी कि चाहे आपका प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट एक्सेसरी डक्ट्स हो, चाहे आपका फीमेल जेनिटेलिया, इन सब का काम अधूरा है जब तक ब्रेस्ट ठीक से काम नहीं करेंगी, जब तक मेमरी ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करेंगे. तो फंक्शनल भी रोल इनका होता है. जाहिर सी बात है जो नए बच्चे पैदा हुए हैं उनको नरिश करने का काम मेमरी ग्लैंड का ही है. तो इवन इफ यू हैव डन ऑल द थिंग्स वेल, और बेबी की अगर आप केयर नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द अनफंक्शनल मेमरी ग्लैंड, तो हर प्रोसेस अधूरा है. इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा वाइटल है. तो एक पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आपको देखने को मिलता है इन द चेस्ट रीजन, और फीमेल में ब्रेस्ट कहा जाता है, मेल में चेस्ट कहा जाता है. तो आपको मेमरी ग्लैंड देखने को मिलेंगे ऑन ईच साइड ऑफ दिस रीजन. मेमरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू. ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे, और क्या सिक्रीट करेंगे? मिल्क सिक्रीट करेंगे. एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट. इसीलिए जो ब्रेस्ट का साइज रहता है फीमेल्स में डिफर कर सकता है. किसी की ब्रेस्ट उतनी बड़ी नहीं होगी, जबकि काफियों की ब्रेस्ट जो है काफी बड़ी होती है. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट विच इज प्रेजेंट इन देयर ब्रेस्ट. इट इज नॉट कांस्टेंट. ओके, तो यहां पर ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ऑफ ईच ब्रेस्ट इट हैज 15 to 20 मेमरी लोब्स. यानी यहां पर जो आपको दिख रहा है पीछे पेक्टोरलिस मेजर मसल है. पेक्टोरलिस मेजर मसल जिसके ऊपर ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है. तो यहां पर क्या है? यहां पर आपकी जो ब्रेस्ट है इसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू 15 to 20 मेमरी लूप्स. तो यहां पर आपको 4 से 5 ही दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पूरा ये राउंड है ना स्ट्रक्चर. तो आप अगर ओवरऑल स्फेरिकल ओरिएंटेशन लेंगे तो आपको इतने ही और दिखाई दे जाएंगे पीछे की साइड भी. तो ये मेमरी लोब्स होते हैं जिनके अंदर मेमरी एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं. ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर, ये क्या है? आपके मेमरी एल्वियोलाई. और ये मेमरी एल्वियोलाई क्या करते हैं? ये मिल्क सिक्रीट करते हैं, मिल्क बनाते हैं, और मिल्क सिक्रीट करते हैं और स्टोर करते हैं थोड़ी देर के लिए इन देयर कैविटी
और द ल्यूमन, यानी इनके अंदर मिल्क बना और स्टोर हो गया। उसके बाद ये मिल्क पास होगा टुवर्ड्स निपल, लेकिन उससे पहले काफी बड़ा रास्ता हमें जो है वो कवर करना है। तो इस रास्ते के बारे में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। यानी स्पर्म का एक तो पाथ आपको जानना है, एक मिल्क का पाथ आपको जानना है कि सबसे पहले देखो आपके क्या प्रेजेंट है, मेमोरी लोब्स प्रेजेंट है। ये आपके मेमोरी लोब्स थे जो प्रेजेंट थे, और मेमोरी लोब्स के अंदर काफी सारी ये जो पिंक कलर की मेमोरी एल्वियोलाई है ये प्रेजेंट है। इनके अंदर मिल्क बना और थोड़ी देर के लिए स्टोर हो गया, तो मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर स्टोर हो गया। अब ये जो एल्वियोलाई है इनकी खुद की जो डक्ट है छोटी सी, इसे आप क्या कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल। तो ये जो आपकी छोटी छोटी डक्ट्स हैं इन मेमोरी एल्वियोलाई की, जो खुद की डक्ट होंगी, इन्हें आप क्या बोलेंगे, मेमोरी ट्यूब्यूल बोलेंगे। दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी ट्यूब्यूल। और द ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म अ मेमोरी डक्ट, यानी अब 15 से 20 आपके लोब थे, हर लोब के अंदर जितने भी एल्वियोलाई होंगे उनके डक्ट जो है आपके, उनके ट्यूब्यूल्स बेसिकली मिल जाएंगे और एक डक्ट तैयार कर लेंगे। ओके, तो मेमोरी जो लोब्स है ना इनके आपके डक्ट आ गए, तो 15 से 20 आपके पास यहां पर क्या आ जाएंगे, डक्ट आ जाएंगे। फिर काफी सारे मेमोरी डक्ट जो है ये मिल करके वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं, जो कि लेक्टिफेरस डक्ट के साथ कनेक्ट होता है, जिससे कि मिल्क आपका सक करके बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि यहां पर क्या होगा, ये जो आपके डक्ट्स थे अलग अलग मेमोरी लोब के, ये मेमोरी एम्प्यूला बना लेंगे एंड अल्टीमेटली ये लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू सक कर लिए जाएंगे वाया निप्पल। एल्वियोला क्या है यहां पर दिखाया हुआ है, जो आपका ब्रेस्ट का पार्ट रहता है निप्पल के चारों ओर, वो आपका ब्राउन रहता है, राइट। ये जो ब्राउन और आपका डार्क जो पार्ट रहता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द एरियोला। ऑलराइट, तो यहां पर अगर आप सीक्वेंस देखने की कोशिश करें तो सीक्वेंस क्या हुआ, सीक्वेंस गौर से देखना। सबसे पहले मेमोरी एल्वियोलाई, यानी ये जो एल्वियोलाई थी इनके अंदर आपका मिल्क बना, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, यानी इन एल्वियोलाई की जो ये डक्ट थी, ये जो आपकी ट्यूब है इसको बोला मेमोरी ट्यूब्यूल। फिर इन सारी की सारी एक जो आपका लोब है मेमोरी लोब, उसके अंदर समझ लीजिए 50 से 100 आपके एल्वियोलाई प्रेजेंट है, तो उन सब की ट्यूब्यूल्स को मिला करके हमने एक मेमोरी डक्ट बना लिया। फिर काफी सारे डक्ट मिलकर वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं, और एंड में ये जो लेक्टिफेरस डक्ट है इसके थ्रू निप्पल के थ्रू मिल्क को सक कर लिया जाता है। ओके, तो यहां पर आप क्या याद कर सकते हैं, यहां पर आप याद कर सकते हैं टीडीए। एल्वियोलाई आपको पता है सबसे पहले मिल्क उसी में बनेगा, फिर टी का मतलब मेमोरी ट्यूब्यूल, डी का मतलब मेमोरी डक्ट एंड ए का मतलब मेमोरी एम्प्यूला। और लेक्टिफेरस डक्ट तो जाहिर सी बात है, लेक्टी मतलब लैक्टोज यानी मिल्क इसी से निकलेगा, तो अल्टीमेटली आपको याद रह जाएगा सिर्फ टीडीए आर द 3 अल्फाबेट्स दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। नाउ हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस को जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो गैमेटोजेनेसिस को इसीलिए ठीक से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, और गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने के जस्ट बाद इनके फ्यूजन को जानना भी बहुत बहुत एसेंशियल है। तो पहले हम गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे एंड जस्ट उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे टू द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंड आफ्टर दैट द एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, जिससे कि अगले लेक्चर के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट आपकी जो हेडिंग्स हैं वो कवर हो जाए, राइट। So thank you so much guys for watching this lecture. I hope you enjoyed it very well. If you really appreciate the content that has been made by us, then you can give us 5-star rating on Google Play Store. It will be a very important thing for us. It will be very your gesture is going to be appreciated by the whole team. So thank you so much. Lots of love. जय हिंद। और मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर बचे हुए सारे टॉपिक्स को हम लोग क्लैरिफाई करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरुआत करेंगे, देन oogenesis, आफ्टर दैट हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड उसके बाद हम लोग फर्दर बाकी सारे टॉपिक्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, और उसके बाद बेबी की डिलीवरी कैसे होती है वो पार्ट भी हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।